चलो आ जाओ गाइस, जय श्री श्याम। आज अपना एक नया चैप्टर हम शुरू करेंगे। बस अभी लास्ट 2 चैप्टर्स पे हम पहुंच चुके हैं। आज अपना चैप्टर होगा जिसका नाम है डेरिवेटिव्स। और डेरिवेटिव सुन के मैं तुमको यकीन से बता सकता हूं कि आधा लोग का तो ये नाम सुन के हालत खराब हो चुका होगा कि ओ नो, अब फाइनली ये चैप्टर आ चुका है। और ये चैप्टर से पता नहीं क्यों, मुझे भी नहीं पता क्यों, बट एक हवा बना हुआ रहता है। हवा समझते हो ना, एक हवा बना हुआ रहता है, एक हाइप बना हुआ रहता है कि यार ये चैप्टर तो अपने पल्ले नहीं पड़ने वाला, पता नहीं क्या ही है इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर में, अपने सर के ऊपर से जाने वाला है। ऐसा एक पहले से प्रीसेट नोशन रहता है। पता नहीं, चालू करने से पहले ये वर्ड लिखा और तुम बोल दोगे कि शिट ये तो छोड़ के जाना है। एग्जाम में भी मैं सुनता हूँ लोगों से, डेरिवेटिव्स और फॉरेक्स तो छोड़ ही सकते हैं, फिर भी तो अपने ऑप्शन में अटेम्प्ट कर ही लेंगे। अरे अटेम्प्ट तो तुम कर ही लोगे, लेकिन व्हाट इफ कैपिटल बजटिंग डिफिकल्ट आ गया, व्हाट इफ रिस्की प्रपोजल्स में कुछ डिफिकल्ट आ गया, व्हाट इफ कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी डिफिकल्ट आ गया जहां तुमसे नहीं बन रहा या तुम अटक गए, तभी तुम क्या करोगे? यू डोंट हैव अ चॉइस। तुमने डेरिवेटिव्स और फॉरेक्स छोड़ दिया, यू डोंट हैव अ चॉइस। और व्हाट अबाउट एमसीक्यूज? एमसीक्यूज में भी पूछते हैं, डेरिवेटिव से लॉलीपॉप क्वेश्चन आ जाता है एमसीक्यू के अंदर में, फॉरेक्स से भी। तभी तुम क्या करोगे जब तुमने ये दोनों चैप्टर्स ही पूरे छोड़ दिए? बोले एमसीक्यू मैनेज कर लेंगे, रट्टा मार लेंगे। क्या ही रट्टा मार लोगे अगर प्रैक्टिकल एमसीक्यू होगा? थ्योरेटिकल एमसीक्यूज का तुम रट्टा मार सकते हो, वो भी फाइनल लेवल पे बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल और प्यारा सा चैप्टर है डेरिवेटिव्स। इनफैक्ट मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा, मेरा फेवरेट चैप्टर होता था डेरिवेटिव्स, और आज भी फेवरेट है, बिकॉज इसको हम लोग प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं और प्रैक्टिकली देखते हैं। प्रैक्टिकली इस चैप्टर को यूज किया जाता है रियल लाइफ सिनेरियोज में। तुम भी देखोगे, मैं तुमको दिखाऊंगा थोड़ा बहुत चीज, इधर दिखाते हुए भी चलूंगा, अभी नहीं, थोड़ा सा जब कॉन्सेप्ट अपना बिल्ड हो जाएगा, जब तुम समझने लग जाओगे चीज़ों को, तो मैं तुमको दिखा दूंगा। तुमको पता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट भी मैंने दिखाते हुए चला था, म्यूचुअल फंड्स में मैं तुमको प्रैक्टिकली काफ़ी कुछ दिखाया था, इक्विटी वैल्यूएशन। तो हर चैप्टर में हम लोग रियल लाइफ से उसको रिलेट करते हुए चलते हैं, रियल लाइफ से मैं तुमको सिचुएशंस को लिंक कराते हुए चलता हूँ। वैसे ही हम डेरिवेटिव्स में करेंगे, वैसे ही हम फॉरेक्स में करेंगे, तो तुमको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। बस तुमको क्या करना है, ये 2 पर्टिकुलर चैप्टर्स के लिए, डेरिवेटिव्स फॉर एग्जांपल, तुमको कुछ नहीं करना है, आंख कान नाक मुंह सब बंद कर लेना और सिर्फ मेरा सुनना। जो मैं यहाँ बोल रहा हूँ सिर्फ वो सुनना, सिर्फ वो समझना और उस चीज को दिमाग में सेट कर लेना। अगर तुम इतना सेट कर लोगे, डेरिवेटिव्स तुम्हारे से मुंह जबानी होगा। मुंह जबानी समझते हो? मतलब वर्बली तुम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। बस खेल कॉन्सेप्ट का है। अगर तुम आज के क्लास को समझ गए, ऑब्वियसली आज का क्लास एक बेस है, ये 12-13 क्लासेस का चैप्टर होगा अपना। अगर तुम आज की क्लास को समझ गए तो तुम्हारा एक बेस सेट हो जाएगा और तुम आगे की क्लासेस को और बेटर तरीके से समझते हुए चले जाओगे। और बहुत प्यारा और लॉजिकल और रिलेटेबल चैप्टर है डेरिवेटिव्स। बस ये फालतू का एक हाइप बना हुआ रहता है कि पता नहीं क्या ही है डेरिवेटिव्स। सेंस बना? बस इतना सा मेरे को कंफर्म कर दो कि तुम इस नोशन के साथ यहां, अगर तुम ये वीडियो शुरू किए हो, आधा लोग तो ये वीडियो भी शुरू नहीं करेंगे कि हमको तो छोड़ के जाना है डेरिवेटिव्स। ये मत करना है, ये मत करना। इतना मेहनत करके तुम यहां तक पहुंचे हो, इतने सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व करे हर एक चैप्टर में। अब लास्ट 2 चैप्टर बाकी है, उसको भी करके नक्की करते हैं पूरा एकदम मस्त, फुल कॉन्फिडेंस से तुम एग्जाम में जाके बैठोगे अगर तुमने डेरिवेटिव्स और फॉरेक्स कवर कर लिया। सही है? और कुछ भी ऐसा डिफिकल्ट चीज ही नहीं है, बल्कि मैं तुमको बोलूंगा जब तुम डेरिवेटिव्स पूरा कर लोगे मेरे साथ, तुम बोलोगे यार ये तो पहले करा देना था ना, अपना 14 मार्क्स सिक्योर हो जाता, तुम ऐसा बोलोगे। बट वो बोलने के लिए तुमको लास्ट क्लास तक जाना होगा मेरे साथ। तो लास्ट क्लास तक तुम पहुंचो मेरे साथ पहले, और फिर गारंटी मैं तुमको स्टैम्प पेपर पे लिख के साइन करके दे दूंगा कि डेरिवेटिव्स, यू विल स्टार्ट लविंग डेरिवेटिव्स। तुमको डेरिवेटिव्स डिफिकल्ट नहीं लगेगा, तुमको डेरिवेटिव्स परेशान नहीं करेगा, तुमको डेरिवेटिव्स बाउंसर नहीं जाएगा। बस तुम मेरे साथ लास्ट क्लास तक पहुंचना जरूरी है। तुम 2 क्लास के बाद बोलोगे डेरिवेटिव नहीं हो रहा, तो फिर अभी चले जाओ, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। क्योंकि डेरिवेटिव्स समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज है, बट वही कॉम्प्लिकेशन के लिए तुम यहां बैठे हो और मैं यहां बैठा हूं। वही कॉम्प्लिकेशन को समझाने के लिए मैं यहां बैठा हूं। बड़ा सिंपल सा चीज होता है तो तुम क्लास नहीं लिए होते, तुम सेल्फ स्टडी करके आराम से पढ़ चुके होते। करेक्ट? इट इज कॉम्प्लिकेटेड, दैट इज वाई वी आर हियर।
बट द पॉइंट इज, क्या ये कॉम्प्लिकेटेड चीज को सिंप्लीफाइड टर्म्स में ब्रेक डाउन किया जा सकता है? 200% ब्रेक डाउन किया जा सकता है। तो वही मैं करके तुमको दूंगा और डेरिवेटिव्स बहुत अच्छी तरीके से तुम समझ जाओगे। बस 1 क्लास 2 क्लास 4 क्लास में ये मत बोल देना ये क्या हो रहा है सर, ये बाउंसर जा रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं, बस तुम एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ चलते हुए समझना। कुछ भी ऐसा नहीं होगा, जितना तुम इधर उधर से सुन के आए हो सब हटा दो, सिर्फ ये क्लास को फोकस करो एंड गारंटी तुमको बहुत अच्छे तरीके से और बहुत प्यार से डेरिवेटिव समझ में आएगा। ठीक है, एंड डेरिवेटिव्स तुम आगे प्रैक्टिकली यूज करोगे यार। जब तुम ट्रेड करोगे या जब तुम इन्वेस्ट भी करोगे तो तुमको डेरिवेटिव्स रियल लाइफ में दरकार पड़ेगा। यू विल बी यूजिंग डेरिवेटिव्स इन योर लाइफ। तो जब यूज ही करना है तो हम पढ़ क्यों ना ले इसको? पढ़ लेंगे तो अच्छी तरीके से यूज कर पाएंगे। बोला उसके लिए बाद में पढ़ लेंगे, वो बात कभी नहीं आता, ये तुम भी जानते हो। साथ में पढ़ लो, एग्जाम में 14 मार्क्स तो सिक्योर होना ही है और साथ में तुम इसको यूज भी करोगे। एंड यकीन मानो बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं डेरिवेटिव्स में। प्रॉब्लम ये है कि लोग उसको समझने का ट्राई ही नहीं करते हैं। समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज है, बट मैंने बहुत डिटेल्ड रिसर्च किया तुम्हारे लिए और बहुत सिंप्लीफाइड टर्म्स में तुमको डेरिवेटिव समझा दूंगा। डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, बस मेरे साथ क्लासेस को अटेंड करो, लास्ट क्लास तक पहुंचो एंड आई एम श्योर तुमको डेरिवेटिव बहुत अच्छा लगेगा। तुम बोलोगे ये सबसे पहले अटेम्प्ट करेंगे एग्जाम के अंदर में। सही है, परफेक्ट परफेक्ट। और एग्जाम में तुम्हारे 2 क्वेश्चन आएंगे, एक पूरा ब्लॉक होगा, 2 क्वेश्चन आएंगे डेरिवेटिव से, यानी 7 + 7 14 मार्क्स। 14 मार्क्स के लिए ये 12 क्लासेस के आसपास का चैप्टर अपना होगा, नॉर्मली होना चाहिए। डिजर्व करता है ना 14 मार्क्स। ये तो एमसीक्यूज के बिना मैंने बोला 30 मार्क्स का अगर एमसीक्यू तो तुम समझ लो 2-3 अगर एमसीक्यू भी आ गए इससे तो 6 नंबर तो एमसीक्यू में भी आ गया। अगेन 17-18 से 20 नंबर का ये चैप्टर है, तो तुम क्यों इसको नहीं टाइम दोगे और क्यों तुम इसको मेरे साथ नहीं समझोगे मुझे नहीं पता, बट आई बिलीव कि तुमको मेरे साथ इसको टाइम देना चाहिए। लास्ट क्लास तक पहुंचो, बहुत बढ़िया से समझ आएगा और एक बार तुम डेरिवेटिव समझ गए इसके बाद फॉरेक्स वो और भी सिंपल लगेगा फिर। ठीक है ना? बस मेरे साथ सुनते हुए चलना। रिस्की प्रपोजल्स का जो अपना टॉपिक था वो हमने कवर कर लिया पूरा। अब अपने चलेंगे डेरिवेटिव्स में। डेरिवेटिव्स इज चैप्टर नंबर 6, तुम्हारे बुक का चैप्टर नंबर 6। अगर तुम ये बुक पे पहुंचोगे चैप्टर नंबर 6 पे पहुंच जाना। चैप्टर नंबर 6 इज योर डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स अपना कितना क्वेश्चन है डेरिवेटिव्स में? जबरदस्त क्वेश्चन डाले हैं मैंने डेरिवेटिव्स के अंदर में। सारा रिसोर्सेस को इसमें इंक्लूड कर दिया है। अराउंड 116 क्वेश्चंस है डेरिवेटिव्स के अंदर में और ये पूरा का पूरा अपने सॉल्व करेंगे। ऑब्वियसली कुछ होमवर्क क्लास वर्क ऐसे मिक्स मैच करके सॉल्व करते हुए चलेंगे। बोलो बोलो बोलो, यहां तक सही है? किसी का और कोई ऐसा जिज्ञासा है कि अरे सर हमने तो सुना है ऐसा होता है डेरिवेटिव्स, वैसा होता है? कुछ और किसी का मन में कुछ ऐसे कुछ डाउट्स हो या क्वेरीज हो, या अपने शुरू कर दें? बहुत पेशेंटली मेरे साथ तुम डेरिवेटिव्स को अटेंड करना, सब कुछ समझ में आएगा। सबसे पहले अगेन जैसे मैं हर एक चैप्टर को तुमको कराता हूं, पार्ट्स में इसको ब्रेक करेंगे और लास्ट में मैं तुमको सारे पार्ट्स को समराइज कर दूंगा, तो एक पूरा मैप क्रिएट हो जाएगा तुम्हारे दिमाग में। मैं चाहूं तो यहां पे भी पूरा मैप बना सकता हूं, इस चैप्टर को हम लोग किस तरीके से कवर करने वाले हैं, लेकिन अभी अगर मैं समझाऊंगा तो तुम ये चार्ट देख के बोलोगे हो गया मेरा डेरिवेटिव्स, तो इसीलिए अभी नहीं बना रहा, एंड में बनाऊंगा तुम्हारे लिए। परफेक्ट। बस जो भी बोले कि डेरिवेटिव डिफिकल्ट है उसको बोल तू अपना देख, मैं करेगा उसको ऐसा बोलने का, और तुम डेरिवेटिव्स मेरे साथ करो। क्यों इतना बार एक ही बात आप 10 बार क्यों बोल दिए? 9 मिनट तक आप यही बात बोले जा रहे हैं। इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि लोग छोड़ के जाते हैं डेरिवेटिव्स को। मैं नहीं चाहता कि तुम छोड़ के जाओ और फिर तुम्हारा पेपर बर्बाद होगा, क्योंकि तुमको क्या लगता है इंस्टीट्यूट को नहीं पता कि लोग डेरिवेटिव छोड़ के आते हैं? ऑफ कोर्स इंस्टीट्यूट को पता है डेरिवेटिव छोड़ के आते हैं। अगर मैं पेपर सेट करूंगा, मैं सबसे पहले इजीएस्ट क्वेश्चंस मैं डेरिवेटिव्स और फॉरेक्स में डालूंगा, क्योंकि मेरे को पता है कि डेरिवेटिव्स और फॉरेक्स लोग छोड़ के आते हैं। जिसने वो हिम्मत दिखाई होगी कि भाई वो डेरिवेटिव्स और फॉरेक्स पढ़ के आए, उसको वो रिवॉर्ड मिलना चाहिए, उसको इजी क्वेश्चंस दे दो। और जो कैपिटल बजटिंग इक्विटी सब कुछ अच्छे से पढ़ के आएंगे, वहां दे दो डिफिकल्ट क्वेश्चंस, फिर आएगा मजा। ऐसा ही इन्विजिलेशन होता है, ऐसा ही पेपर सेट होता है।
तो तुमको ये करना ही होगा मेरे साथ, यू डोंट हैव अ चॉइस। बस सुनो और अच्छे से समझो। आ जाओ। तो डेरिवेटिव्स में अगेन जैसे हम हर चैप्टर में पार्ट वाइज करते हैं, ये होगा अपना पार्ट 1 विच इज इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन या बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स। इंट्रोडक्शन या बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स, क्या होता है डेरिवेटिव्स, उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, समझते हैं, आगे चलते हैं। इसमें सबसे पहला चीज, व्हाट डू यू मीन बाय डेरिवेटिव्स? डेरिवेटिव्स है क्या, बताओ। डेरिवेटिव्स समझते हो क्या है? तुमको समझ में आता है? डेरिवेटिव वर्ड का मतलब समझ में आता है? बोलते हुए चलना। डेरिवेटिव वर्ड का मतलब है डिराइव करना। इंग्लिश वर्ड डेरिवेटिव मतलब डिराइव करना, डेरिवेशन, डिराइव करना। जैसे सपोज करो अगर मैं तुमको ये बोलूं, ये दिख रहा है, ये थोड़ा सा ऐसा येलो अजीब सा हो जाएगा क्योंकि वो ठीक है इफेक्ट है, बट अगर मैं तुमको इसका बात करूं, चल निकल गया, अगर मैं तुमको इसका बात करूं, ये एक ज्वेलरी आइटम हुआ, ये गोल्ड का है, ये गोल्ड का है, यानी कोई भी ज्वेलरी तुम देख लो, तुम ज्वेलरी बनाते होगे, नहीं बनाते तो मम्मी को देखा होगा ज्वेलरी पहनते हुए, वो ज्वेलरी जो वो पहनती हैं, फॉर एग्जांपल दिस वन, ये जो है ये गोल्ड का है, ये गोल्ड का है। तो अगर मैं तुमको बोलूं इसका प्राइस क्या होगा, तुम कैसे निकालोगे? इसका प्राइस क्या होगा? क्या इसके प्राइस को निकालने के लिए तुमको पहले गोल्ड का प्राइस को देखना पड़ेगा? क्या इसके प्राइस को निकालने के लिए तुमको पहले गोल्ड का प्राइस को देखना पड़ेगा? गोल्ड के प्राइस के हिसाब से तुम देखोगे कि अच्छा इसमें ये गोल्ड से बना है तो गोल्ड का क्या प्राइस है। अगर गोल्ड का प्राइस ज्यादा है तो तुम इसके लिए भी ज्यादा प्राइस देने को रेडी होगे। अगर गोल्ड का प्राइस कम हो जाएगा तो तुम इसके लिए भी कम ही प्राइस दोगे, तुम इसके लिए बहुत ज्यादा प्राइस देने को रेडी नहीं होगे। सपोज करो इसमें लेट्स से 50 ग्राम्स गोल्ड लगा हुआ है, तो तुमको पता है कि हाँ चलो गोल्ड का प्राइस कितना है, इसमें 50 ग्राम्स गोल्ड लगे हुए हैं तो इसका प्राइस कितना होना चाहिए। ऐसा बोल सकते हैं? ऐसा बोल सकते हैं? हाँ या ना? बोलो ना। आओ इधर देखते हैं, प्राइस ऑफ गोल्ड इन इंडिया। आओ देखते हैं। अरे बाप रे बाप, ऐसे ही था, 1 लाख तो क्रॉस कर ही गया था। प्राइस ऑफ गोल्ड इन इंडिया 1,01,975। ऑब्वियसली ये 24 कैरेट है, इसको 22 कैरेट कर देते। हाँ देखो 22 कैरेट का कहां गया, 22 कैरेट गोल्ड का 1 ग्राम, 1 ग्राम का प्राइस कितना दिया? 9315। तो अगर मैं तुमको बोलूं इसमें 50 ग्राम गोल्ड है, इसका प्राइस को डिटरमाइन करो, डिराइव द प्राइस ऑफ दिस ज्वेलरी आइटम, क्या तुम बता सकते हो क्या प्राइस होगा इसका? क्या तुम बता सकते हो इसका क्या प्राइस होगा? जल्दी से बताओ, क्या तुम बता सकते हो इसका क्या प्राइस होगा? क्या तुम बता सकते हो इसका क्या प्राइस होगा? जल्दी से बताओ, क्विक। क्या तुम बता सकते हो इसका क्या प्राइस होगा? हाँ हाँ, आपने बोला कि इसमें 50 ग्राम गोल्ड है। कौन सा गोल्ड? 22 कैरेट गोल्ड। 50 ग्राम गोल्ड आपने बोला। अब 50 ग्राम गोल्ड है, एक गोल्ड का, 1 ग्राम गोल्ड का मेरे को प्राइस मालूम है कितना? 9315। तो क्या मैं बोल सकता हूं, क्या मैं बोल सकता हूं कि ये जो कड़ा है इसका प्राइस होना चाहिए 50 ग्राम इंटू प्राइस ऑफ 1 ग्राम विच इज 9315, यानी इसका प्राइस जो है कुल मिलाकर के कितना आना चाहिए? 9315 इंटू 50 विच इज 465750। क्या इसको ऐसा बोला जा सकता है? जल्दी बोलो ना, हाँ या ना। क्या इसको ऐसा बोला जा सकता है? क्या जो मैंने यहां पे किया वो सही किया? यस और नो? यस। तो बोलने का मतलब इतना सा है कि इस कड़े का प्राइस कैसे डिराइव हुआ? प्राइस तुमने डिराइव किया, कैसे डिराइव किया? गोल्ड से। गोल्ड के प्राइस से क्यों डिराइव किया? सिल्वर से कर लेते। अगर ये सिल्वर का बना होता तो, ये गोल्ड का बना है तो हमने गोल्ड के प्राइस को देखा और उससे डिराइव किया इसका वैल्यू। हाँ या ना? जल्दी से बताओ, हाँ या ना। क्योंकि ये गोल्ड का बना है। अगर ये सिल्वर का बना होगा तो हम सिल्वर के प्राइस को देखेंगे, सिल्वर के प्राइस से इसको फिर निकालेंगे, डिराइव करेंगे इसके प्राइस को सिल्वर के प्राइस से, राइट। अगर कॉपर का बना होगा कॉपर के प्राइस से डिराइव करेंगे। लोहे का बना होगा, लोहे का कड़ा भी होता है ना,
लोहे का बना होगा तो हम स्टील या आयरन के प्राइसेस को देखेंगे और उसके हिसाब से उस कड़े का प्राइस डिटरमाइन होगा। बोलो यस और नो, सेंस बना? बोलो यस और नो, क्लियर हुआ? तो यही डेरिवेटिव है, यही डेरिवेटिव है। एनीथिंग विच डिराइव्स इट्स वैल्यू उसको हम डेरिवेटिव्स बोलते हैं। एनीथिंग विच डिराइव्स इट्स वैल्यू उसको हम डेरिवेटिव्स बोलते हैं। सपोज ये जो मेरा पेन है, इस पे अपने यहां पे लिखते हैं, अगर मैं इस पे गोल्ड का कवर चढ़ा दूं, अगर मैं इस पे गोल्ड का कवर चढ़ा दूं तो क्या इसका प्राइस शूट हो जाएगा? ऑफ कोर्स शूट होगा। क्यों होगा? क्योंकि मैंने इसके ऊपर गोल्ड का कवर चढ़ा दिया और इसका प्राइस फिर गोल्ड से डिराइव होने लग जाएगा। अभी तो ये बस इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, इलेक्ट्रॉनिक्स के बेसिस पे इसका प्राइस है। अगर इस पे गोल्ड का कवर चढ़ा दिया जाए तो फिर गोल्ड से इसका प्राइस डिराइव होने लगेगा। गोल्ड का प्राइस बदलेगा, इसका प्राइस बदलेगा, गोल्ड का प्राइस बदलेगा, इसका प्राइस बदलेगा। यानी ये भी तो फिर एक डेरिवेटिव बन जाएगा। तो ये भी अपने केस में डेरिवेटिव है। हाँ, किस चीज का डेरिवेटिव है? गोल्ड का डेरिवेटिव है। गोल्ड का डेरिवेटिव हुआ ना, गोल्ड का प्राइस चेंज होगा, ये प्राइस चेंज होगा। अगर मान लो एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो, कल को कोई एक रिसर्च आर्टिकल आता है, ऐसा कोई न्यूज आइटम पब्लिश होता है कि गोल्ड का प्राइस सडनली क्रैश हो गया, गोल्ड का प्राइस सडनली क्रैश हो गया, ऐसा फालतू बात नहीं बोलना चाहिए, बट चलो गोल्ड का प्राइस सडनली क्रैश हो गया और ये जो 9000 है ना, ये 900 रुपए बन गए। ये जो 9000 है ये 900 रुपए बन गए। यानी इतना बड़ा क्रैश हो गया, गोल्ड का प्राइस एकदम से खत्म हो गया क्योंकि लोग गोल्ड को बेसलेस बोलने लगे। गोल्ड, लोग बोले कि गोल्ड से कुछ नहीं होने का, गोल्ड हटाओ, गोल्ड हटाओ, गोल्ड इज बैड। ऐसा हाइपोथेटिकल है, गोल्ड इज नॉट बैड। हाँ, बोलना मत, सर ने बोला गोल्ड इज बैड, गोल्ड इज नॉट बैड, हाइपोथेटिकल। अगर ऐसा कोई सिनेरियो क्रिएट हो जाता है जहां लोग बोलते हैं कि गोल्ड इज बैड, इसको हटाओ, इससे बेकार चीज और कुछ हो ही नहीं सकता, ये डायमंड के लिए बोलते हैं अपने, बट बोल नहीं सकते, मम्मी लोग से मार खा जाएंगे। तो इधर आ जाओ, 9315 प्राइस कम होगा, 900 रुपया ही बचा इसमें, गोल्ड का प्राइस एकदम से 900 रुपया हो गया गिर के, तो क्या इसका भी प्राइस कम हो जाएगा? इसका भी प्राइस कम हो जाएगा, 110% इसका प्राइस कम हो जाएगा। क्यों? ये भी तो गोल्ड से ही प्राइस अपना डिराइव कर रहा है, दिस इज ऑल्सो मेड ऑफ गोल्ड। तो अगर गोल्ड का इमेज खराब हो चुका है, गोल्ड लोगों के लिए अगर यूजलेस बन चुका है, यानी ये जो गोल्ड का बना है ये भी यूजलेस बन गया, फिर ये भी यूजलेस बन गया। तो अगर गोल्ड का प्राइस सपोज करो 900 रुपए हो जाता है तो इसका भी तो दाम 900 रुपए के बेसिस पर ही आएगा, यानी 45,000 सेंस बना, सेंस बना। दिस इज नथिंग बट डेरिवेटिव्स, एनीथिंग विच डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम एनी एसेट। गोल्ड इज एन एसेट, गोल्ड इज एन एसेट, सो गोल्ड से हम यहां पे वैल्यू डिराइव कर रहे हैं, तो दिस इज अ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव मतलब वैल्यू डिराइव करना, डेरिवेटिव मतलब वैल्यू डिराइव करना। तो बस इतना ही है डेरिवेटिव। ये डेरिवेटिव का मीनिंग समझाने के लिए मैंने बोला। अब डेरिवेटिव अब डेरिवेटिव एक्चुअल में क्या होता है चीजों को समझना। तुम डेरिवेटिव वर्ड का मतलब समझ गए, एनीथिंग विच डिराइव्स इट्स वैल्यू, जो किसी और चीज से अपना वैल्यू डिराइव करता हो, किसी और चीज से अपना वैल्यू डिराइव करता हो, वो डेरिवेटिव है। सिंपल, वो डेरिवेटिव है, राइट है? ठीक है, तो अब देखना, तो अब डेरिवेटिव होता क्या है, चीजों को समझना। ज्वेलरी से ही पूरा एग्जांपल क्लियर हो जाएगा, तुम बस मेरा बात सुनते हुए चलना। एग्जाम्पल यहां लिखाऊंगा, लास्ट में नोट करा दूंगा। देखो एग्जाम्पल, सपोज करो तुमको ज्वेलरी खरीदना है, तुमको मेरे को हमको ज्वेलरी खरीदना है, और ये पूरा रियल लाइफ स्टोरी में बता रहा हूं। शादी के पहले डेरिवेटिव्स हम रियल लाइफ में यूज करते हैं, कैसे अभी मैं तुमको बताऊंगा, ये बताऊंगा, फिर तुमको प्रैक्टिकली दिखा भी दूंगा बाद में, डोंट वरी। तो जब शादी आता है तुम्हारे घर पे, तुम भी देखे हो, किसी भाई बहन किसी का तो शादी देखा ही होगा, इमीडिएट नहीं देखा तो मेरा स्टोरी सुन लो, तुम पूरा समझ जाओगे, पूरा घुस जाओगे तुम शादी में। जब मेरा शादी होने का था लास्ट ईयर में, राइट, तो शादी से पहले गोल्ड खरीदना है, ज्वेलरी खरीदना होता है, ज्वेलरी खरीदना होता है। तो मम्मी के साथ गए अपने ज्वेलरी स्टोर में ज्वेलरी खरीदने के लिए, ज्वेलरी खरीदने गए ज्वेलरी स्टोर में, ज्वेलरी खरीदने गए। कौन गया? मम्मी मेनली गई थी, साथ में मैं भी चला गया। ठीक है, मम्मी ने सारे डिजाइन सब कुछ पसंद कर लिए। अब जो ज्वेलरी स्टोर में तुम क्या खरीदोगे? ज्वेलरी खरीदोगे, ज्वेलरी खरीदोगे, ज्वेलरी खरीदोगे। तो ज्वेलरी भी क्या गोल्ड के प्राइस के हिसाब से चेंज होगा? ज्वेलरी में मेन क्या लगा है? गोल्ड लगा है, गोल्ड है, डायमंड है, ये सब चीजें हैं। डायमंड वगैरह हटा दो, तुम गोल्ड देखो। यहाँ पे ज्वेलरी में क्या है? गोल्ड है। क्या गोल्ड का प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है? क्या गोल्ड का प्राइस कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है? 100% कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है। इट कीप्स ऑन चेंजिंग, कभी बढ़ेगा, कभी घटेगा, कभी बढ़ेगा, कभी घटेगा, ऐसा ही चलता जाएगा। राइट और रॉन्ग? राइट।
तो अगर गोल्ड का प्राइस कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, तुम चीजों को समझना यहां पे। तो मम्मी ने क्या किया, मम्मी ने ज्वेलरी ऑर्डर दे दिया, ज्वेलरी ऑर्डर दिया है। अभी क्या किया है, ऑर्डर दिया है, ऑर्डर दिया है। अपने हिसाब से उन्होंने डिजाइन बनाया, बताया कि नहीं इसमें ये सब है, इसमें ये चेंज करना है, वो चेंज करना है, इसको लंबा कर देने का, इसका कलर चेंज कर देने का। तो बहुत सारा अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन करा उन्होंने। कस्टमाइजेशन करा तो ऑब्वियसली वो उसके उनके हिसाब से बन के आएगा, तभी जाके वो डिलीवरी ले पाएंगे। ऐसा तो हम कर नहीं सकते ना, उसी टाइम गए, हमको देखा हाँ ये वाला बहुत बढ़िया लग रहा है, ये वाला सेट बहुत बढ़िया लग रहा है, इसको खरीद लिया, पैसे दे दिए, वो ज्वेलरी सेट लिया और चलते बने। अगर ऐसा होगा, देखो एक सिंपल सिनेरियो देखो, पहले इसको हटाओ, एक सिंपल सिनेरियो देखो। सिंपल सिनेरियो क्या होता है, सिंपल सिनेरियो, तुम गए, तुम स्टोर में गए, तुमको ऑन स्पॉट तुमको पसंद आया। क्या पसंद आया, कोई ज्वेलरी सेट पसंद आया, ज्वेलरी सेट पसंद आया। वो ज्वेलरी सेट कितने का था, लेट से वो था 22 लाख का, सपोज करो वो था 22 लाख का। तो एक ज्वेलरी सेट तुमको पसंद आया, छोटा छोटा एग्जांपल मत लेना, बोलो इतना महंगा, अच्छा एग्जांपल देना है तो तुम अच्छा सोचोगे ना। 22 लाख का, एक तो फिर बोला 22 ही क्यों लिया, ज्यादा ले लेते तब, ठीक है ना, एग्जाम्पल में फोकस करो। 22 लाख का ज्वेलरी सेट हम खरीदे, ऑन स्पॉट अगर हमको अगर कुछ पसंद आ गया कि नहीं, जो जैसा है ना एग्जैक्ट हमको यही चाहिए, यही दे दो हम ले जाएंगे। तो यानी ये 22 लाख ये तो आज के गोल्ड के प्राइस के हिसाब से है, अगर गोल्ड का प्राइस चेंज होगा तो ये प्राइस भी चेंज हो जाएगा। दिस 22 लाख इज बेस्ड ऑन टुडेज गोल्ड प्राइस, हाँ या ना। आज का जो गोल्ड का प्राइस है उसके हिसाब से हमने बोला कि ये 22 लाख रुपए पड़ेगा। एक ऑप्शन होगा कि हमको एज इट इज ये सेट समझ में आ जाए, एज इट इज ये सेट समझ में आ जाए। इफ मम्मी लाइक्स दिस सेट, अगर उनको ये पसंद आया तो ले जाएंगी, वो ले जाएंगी। अगर वो ले जाएंगी, तुम देखो ट्रांजैक्शन कैसे होगा, ट्रांजैक्शन कैसे होगा तुम देखना, तुम देखते हो चलना। इधर मम्मी, इधर ज्वेलरी स्टोर ओनर, स्टोर ओनर, राइट। तो मम्मी ने बोला कि हमको ये समझ में आ गया, ये पसंद आ गया, तो एक काम करो तुम मेरे को सेट जो है वो दे दो। तो सेट वो एक तरफ से सेट हैंड ओवर कर दिया, वो ले जाने देगा क्या बिना पैसे दे, बोला नहीं पहले पैसे दे। तो मम्मी ने फिर 22 लाख रुपीज उनको दे दिया, 22 लाख रुपीज ज्वेलरी स्टोर वाले को दे दिया, 22 लाख रुपीज दे दिए, सेट ले गया, बात खत्म, बात खत्म। अब उसके बाद गोल्ड का प्राइस ऊपर नीचे होता है, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन तो डन हो गया, हमने 22 लाख रुपए दे दिए ज्वेलरी स्टोर वाले को और उससे सेट हम ले गए, द सेट इज आवर्स। हाँ, वो सेट का वैल्यू ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन ट्रांजैक्शन में कोई अदला बदला होने वाला है क्या, कोई अदला बदला नहीं होने वाला। जैसा ट्रांजैक्शन है बिल्कुल ऐसा ही वो एग्जीक्यूट हो चुका, परफेक्ट। अब लेकिन ऐसा होता नहीं है। रियल लाइफ में कैसा सिनेरियो होता है देखना, रियल लाइफ में ट्रांजैक्शंस कैसे होते हैं, रियल लाइफ में ट्रांजैक्शंस कैसे होते हैं। देखो, जब तुम 22 लाख रुपए खर्चा कर रहे हो, 22 लाख इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी ऑब्वियसली। जब तुम 22 लाख रुपीस खर्चा कर रहे हो, ऐसे टाइप के सेट्स को खरीद रहे हो, चिप्स का पैकेट तो नहीं है कि तुम गए 20 रुपए दिए, चिप्स का पैकेट लिया और उसको खा लिया पटाख से 2 मिनट के अंदर में। कोई एक ज्वेलरी सेट है जो तुम पता नहीं कितने सालों तक उसको यूज करोगे। तो लोग नॉर्मली अपने हिसाब से इसको डिजाइन करवाते हैं, किसी को कुछ चेंजेस करवाना है, कुछ भी करना होगा वो अपने हिसाब से उसमें चेंजेस करवाएंगे। तो रियल लाइफ सिनेरियो कैसा होता है देखो, मम्मी गई, उनको बहुत सारा ज्वेलरी दिखाया जाएगा, बहुत सारा ज्वेलरी सेट्स दिखाया जाएगा और वो सारे ज्वेलरी सेट्स के बेसिस पे वो अपना कुछ कस्टमाइजेशन करेंगी, वो अपना कुछ कस्टमाइजेशन कराएंगी। और कस्टमाइजेशन मतलब समझते हो ना, अपने हिसाब से कुछ चेंजेस करवाएंगी सेट के अंदर में कि हमको ये कलर चाहिए, वो कलर चाहिए, फलाना ढमकाना, बहुत कुछ वो करवा लेंगी, ठीक है, पूरा एक दिन लेके बहुत कुछ करवा लेंगी, फाइन। तो अब ये कस्टमाइजेशन ऐसा उसका मैजिक पेंसिल तो नहीं है ना कि हाँ ड्रॉ कर दिया और वो प्रकट हो जाए। ऑब्वियसली कस्टमाइजेशन है तो ये टाइम लगेगा इसको भी थोड़ा बनने में, यानी हम आज के दिन लेके नहीं जा सकते। आज के दिन हम खाली ये ज्वेलरी सेट का ऑर्डर देंगे, आज के दिन ये ज्वेलरी सेट का ऑर्डर दिया जाएगा, ऑर्डर दिया जाएगा, आज के दिन हम ऑर्डर देंगे। ज्वेलरी स्टोर वाले ने बोला
6 महीने लगेंगे इसको बनने में। सॉरी, ज्वेलरी स्टोर वाले ने बोला आज आप ऑर्डर दो, 6 महीने लगेंगे, 6 मंथ्स, या ऐसा करते 3 मंथ्स, चलो 3 मंथ्स बोलते हैं, 3 मंथ्स लगेगा टू मेक दिस सेट, 3 मंथ्स लगेगा इस सेट को बनाने में, और 3 महीने बाद आप आके ले जाइएगा, 3 महीने बाद आप आके ले जाइएगा। सेंस बना? स्टोरी क्लियर हो रहा है? मम्मी गई ज्वेलरी स्टोर में, उनको एक सेट पसंद आया, उसमें कुछ कस्टमाइजेशन जो कराई और बोली कि इसको ऑर्डर दे दो, इसका ऑर्डर तुम कंफर्म कर लो, थोड़ा बहुत वो एडवांस ले लेगा, समझ लो ऑर्डर कंफर्मेशन के लिए ले लिया, ठीक है। ज्यादा एडवांस नहीं लेगा क्योंकि सेट दिया नहीं है ना, ज्यादा नहीं ले सकता वो, 10-12 हजार 15 हजार रुपए वो कुछ एडवांस ले लेगा नाम का कि ठीक है ऑर्डर कंफर्म हो गया। जान पहचान का होगा तो कुछ एडवांस लेगा ही नहीं ऑब्वियसली, क्योंकि उसने सेट दिए ही नहीं अभी तक। तो सेट वो बन के आएगा 3 महीने बाद, 3 महीने बाद जब सेट बन के आएगा तब हम जाएंगे वापस से उसको कलेक्ट करने में। अब तुम सोचो जब हम वापस जाएंगे कलेक्ट करने में, वो सेट का दाम क्या होगा? 22 लाख ही होगा। वो सेट का दाम क्या होगा? 22 लाख ही होगा। बोलो ना, वो सेट का दाम क्या होगा? 22 लाख ही होगा क्या? देखो ये आज का दिन है, आज का दाम है, और ये 3 मंथ्स लेटर, 3 मंथ्स लेटर। आज हमने क्या दिया? आज हमने ऑर्डर दिया है, सेट का ऑर्डर दे दिया, सेट का ऑर्डर दे दिया, सेट ऑर्डर, करेक्ट, ऑर्डर दे दिया। कितने का था आज के दिन? 22 लाख। क्यों था आज के दिन ये 22 लाख? क्योंकि गोल्ड का जो प्राइस था अपना, गोल्ड का प्राइस वो हमने देखा, गोल्ड का प्राइस जो था वो था 10,000 रुपीज। समझ लो ऑन एन एवरेज 1 लाख रुपए 10 ग्राम का है, तो हम 1 ग्राम का लिख रहे हैं, 10,000 रुपीज पर ग्राम, 10,000 रुपीज पर ग्राम, 10,000 रुपीज पर ग्राम है आज के दिन गोल्ड का। अब हमने ऑर्डर तो दे दिया और उसने बोला कि ठीक है 3 महीने बाद आके आप पैसे दे दीजिएगा, 3 महीने बाद आप आइएगा, ये जो है ऑर्डर ये बन के आ जाएगा, सेट रेडी हो जाएगा इस दिन पे, सेट रेडी होगा, आप आइएगा और आके पैसे दे दीजिएगा, पैसे दे दीजिएगा। कितने पैसे होंगे? हमने पूछा ठीक है 3 महीने बाद कितने पैसे देने हैं बता दो, तो वो हम आज ही रेडी रख लेंगे। बोला वो आज कैसे बताए? वो तो उस समय के गोल्ड के प्राइस पे डिपेंड करेगा, वो आज कैसे बताए? ये तो डेरिवेटिव है ना, आज कैसे बताए? वो तो उस समय गोल्ड का क्या प्राइस रहता है उसके बेसिस पे डिपेंड करेगा कि ये सेट का क्या प्राइस हो। इट विल डिपेंड। सेट रेडी है तो हमने पूछा भैया प्राइस क्या बताओ, तो उसने बोला इट विल डिपेंड ऑन द गोल्ड प्राइस ऑन दैट डेट, उस दिन के गोल्ड प्राइस पे डिपेंड करेगा ना वो तो बाबा, उस दिन के गोल्ड प्राइस पे डिपेंड करेगा ना कि उसका क्या प्राइस हो, उस दिन के गोल्ड प्राइस पे डिपेंड करेगा ना उसका क्या प्राइस हो। अब तुम सोचो भैया 3 महीना बाद, 3 महीना में यहाँ पे पागल लोग तो दुनिया को चला रहे, उधर ट्रंप, इधर चाइना, उधर रशिया, सब पागल लोग दुनिया को चला रहे। 3 महीना में क्या क्या नहीं हो सकता है, 3-4 बार वर्ल्ड वॉर होके निकल जाएगा अगर ये पागल लोग और पागल हो गए तो। करेक्ट है। तो 3 महीना में बहुत कुछ हो सकता है ऊपर नीचे। 3 महीना में गोल्ड का प्राइस 10,000 ही रहेगा क्या तुम गारंटी से लिख के दे सकते हो? नहीं 10,000 तो नहीं रहेगा, ऊपर नीचे हो सकता है। अगर गोल्ड ऊपर नीचे हो गया तो तुम्हारे भी लग जाएंगे क्योंकि तुम्हारा ज्वेलरी का प्राइस चेंज हो जाएगा, हाँ या ना। अगर गोल्ड नीचे जाता है बहुत बढ़िया है, वेरी गुड सिचुएशन, क्योंकि तुमको फायदा हो जाएगा, तुम खरीद रहे हो तो तुमको कम पैसे देने पड़ेंगे। व्हाट इफ गोल्ड बढ़ जाता है, व्हाट इफ गोल्ड बढ़ जाता है? देखो 2 सिनेरियोस पॉसिबल है ना, 2 सिनेरियोस पॉसिबल है 3 महीने बाद। क्या? सपोज करो गोल्ड जो है वो 13,000 रुपए हो जाए, गोल्ड 13,000 रुपए हो जाए, हो ही सकता है, और या फिर गोल्ड 9,000 रुपए हो जाए, 9,000 रुपए हो जाए। अगर गोल्ड 9,000 रुपए हो गया तो ये गुड सिचुएशन है तुम्हारे लिए, क्योंकि ज्वेलरी का प्राइस कम हो जाएगा। गोल्ड 10% कम हुआ तो ज्वेलरी भी 10% कम हो जाएगा। तो ज्वेलरी क्या होगा फिर? ज्वेलरी इस केस में क्या हो जाएगा? कितने का होगा ज्वेलरी? 22 लाख का था। 22 लाख का कब था? जब वो 10,000 था, अभी तो 9,000 हो गया, यानी 10,000 कम हो गया प्राइस। तो 22 लाख का ये भी प्राइस कम हो जाएगा। 22 लाख का 90% लेट से कितना प्राइस आ जाएगा? 1980
19,80,000, तो ये तो तुम्हारे लिए बढ़िया सिचुएशन हो गया। क्यों? क्योंकि तुमको अब 19,80,000 ही पे करना है वो सेट के लिए जो पहले 22 लाख का हुआ करता था। क्यों? क्योंकि गोल्ड प्राइस कम हो गया, जिसका फायदा हो गया तुमको सिर्फ 1980 देना पड़ेगा। लेकिन गोल्ड का प्राइस बढ़ भी तो सकता है, इतने खुश मत हो, अभी रोना आ जाएगा खून वाला। एक बुरा सिचुएशन भी पॉसिबल है। क्या पॉसिबल है? गोल्ड का प्राइस बढ़ जाए। अगर गोल्ड का प्राइस बढ़ जाए, कितना हो जाएगा गोल्ड का प्राइस बढ़ के? 22 लाख का ज्वेलरी था कब? जब व्हेन गोल्ड वॉज 10,000 रुपीज, व्हेन गोल्ड वॉज 10,000 रुपीज। लेकिन गोल्ड 10,000 पे रहेगा नहीं, वो तो बढ़ता ही चला जाएगा। कितना बढ़ेगा? 30% बढ़ा ना, 10,000 से 13,000 हो गया, 30% बढ़ा तो प्राइस भी 130% हो जाएगा ज्वेलरी का। तो 22 लाख इंटू 1.3 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? देखो लिखने के लिए भी और जगह चाहिए। कितना हो जाएगा? 28,60,000 रुपीज। लिखते लिखते दर्द आ रहे, बाप रे इतना बढ़ गया। अगर गिरता तो फायदा अपने को 2-2.5 लाख रुपए होते, लेकिन बढ़ के तो कहां तक बढ़ जाएगा मालूम नहीं। और इधर तुम देखो 6.5 लाख रुपए, 6,60,000 रुपीज का तुमको नुकसान लग जाएगा। क्यों? कि जो सेट तुम 22 लाख में खरीद सकते थे 3 महीने पहले, वो सेम सेट, खाली थोड़ा बहुत कलर पलर चेंज कराया तुमने, सेम सेट आज के दिन तुमको 28,60,000 रुपीज पड़ रहा है। क्यों पड़ रहा है? क्योंकि वो सेट ऐसे चीज पे डिपेंड करता था, गोल्ड पे, जो गोल्ड का प्राइस चेंज होता रहता है। तो चेंज होता रहेगा, चेंज होता रहेगा, चेंज होता रहेगा, यानी वो रिस्क तुमको हमेशा लेना ही पड़ेगा। वो रिस्क तुमको लेना पड़ेगा, 28,60,000 रुपीज लग जाएगा। सेंस बना? सेंस बना? यहां तक कहानी क्लियर है? बोलो दिस इज स्टेप 1। ये क्लियर है तो इसके आगे जाना है, डेरिवेटिव क्लियर हो जाएगा। और 15 से 20 मिनट जल्दी से बताओ, यहां तक क्लियर है तुमको? डन। अब इससे आगे चलते हैं। तो यानी प्रॉब्लम क्या हुआ? अब तुम सोचो, होलिस्टिक सिनेरियो सोचो, ये रियल लाइफ सिचुएशन एकदम। मम्मी गई, सेट उनको पसंद आ गया, कस्टमाइजेशन वगैरह सब कर लिया उन्होंने, सेट पसंद आ गया, बोला 3 महीने का टाइम लगेगा। मम्मी बोली ठीक है, 3 महीने बाद कितना पैसा लगेगा? बोले वो तो उस समय ही बता पाएंगे, अभी कैसे बताएं? गोल्ड का क्या प्राइस होगा उसके हिसाब से डिपेंड करेगा, वो तो उस समय बता पाएंगे। तो मम्मी बोली नहीं, ये तो बहुत रिस्क है बाबा, बहुत रिस्क है। कम हो गया तो ठीक है, लेकिन कम होता कहाँ है? गोल्ड तो ऐसा बढ़ता जाता है जैसे पता नहीं, पूछो ही मत। देखो इधर कैसा बढ़ता है गोल्ड। इसका चार्ट क्यों नहीं आ रहा? चलो ठीक है, गोल्ड प्राइस का नहीं है एग्जैक्टली, बट ये देखो ऐसा बढ़ता है गोल्ड। ये गोल्ड एग्जैक्टली गोल्ड नहीं है, बट गोल्ड ईटीएफ है। इट इज बेस्ड ऑन गोल्ड ओनली, गोल्ड के हिसाब से इसका प्राइस जा रहा है। देखो इस तरह से ये गोल्ड बढ़ता है, तुम देख रहे हो कहां से कैसा बढ़ता ही चला जाता है। गिरने का तो हमको कहीं दिख ही नहीं रहा जब ये गिर रहा है। मुश्किल से कहीं इतना सा गिरा होगा, इतने से देर पे गिरा होगा, इतना सा। तो बीच बीच में कहीं ऐसा 2-4 बार गिर जाता है, फिर भाग जाता है। तो गोल्ड नॉर्मल अजम्पशन यही रहता है ना कि गोल्ड तो फिर बढ़ ही जाएगा। बढ़ जाएगा तो नुकसान किसको है? बायर को नुकसान है। बढ़ जाएगा तो नुकसान किसको? बायर को नुकसान। जो खरीद रहा है उसको ज्यादा पैसे देने पड़ जाएंगे। तो फिर ये वो मम्मी जो है वो कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं होंगी, बोलेंगी यार ये कैसे यार, इसमें तो 22 लाख के हिसाब से हम सोच रहे हैं, उस समय तो तुम 30 लाख रुपए भी मांग सकते हो। अगर गोल्ड का प्राइस बहुत बढ़ गया तो ये हमको नहीं चलेगा। अनकंफर्टेबल है ना, फीलिंग अनकंफर्टेबल है। पैसे देने की बात है तो फिर रिस्क है बाबा, तो रिस्क है। हमको कितना पैसा देना एग्जैक्टली बता दो, एग्जैक्टली बता दो तो हमको माइंड में क्लियर रहेगा, हाँ इतना देना। कम हो गया तो ओके, तुम्हारा मर्जी, कम हो गया तो ओके, कम ले लेना। ज्यादा हो गया तो फिर दिक्कत है, ज्यादा हो गया तो दिक्कत है। नॉर्मली लोग ऐसे ही सोचते हैं, यस और नो, नॉर्मली लोग ऐसे ही सोचते। तो फिर ज्वेलरी स्टोर वाले ने क्या किया, तुम ध्यान से समझना, ठीक है ना। और ज्वेलरी स्टोर वाले ने क्या किया, मम्मा और इधर स्टोर ओनर, ठीक है,
इसने क्या किया, इसने क्या किया, देखना ध्यान से देखना, इसने क्या किया स्टोर वाले ने, अब अगर वो ऐसा होने लगा, अगर ये सिनेरियो होने लगा, लोग ज्वेलरी खरीदना बंद कर देंगे, लोग ज्वेलरी खरीदना बंद कर देंगे, लोग बोलेंगे कि फिर हम 3 महीने बाद ही आके देखेंगे खरीदना है या नहीं खरीदना है। 3 महीना बाद अगर वो आएंगे, 3 महीना बाद अगर वो आएंगे और वो उस समय देखेंगे कि 28 लाख 29 लाख हो गया, तो उस समय फिर वो बोलेंगे ना यार हम नहीं खरीदेंगे, बहुत ज्यादा महंगा हो गया ये। तो इसमें स्टोर ओनर्स का भी तो नुकसान होने लग गया कि पहले ऑर्डर लिया, बनाया, फिर बना के रेडी कर दिया, अब कस्टमर बोल रहा है कि वो नहीं खरीदेगा क्योंकि बहुत महंगा हो गया। तो इसीलिए फिर ऐसा ऑप्शन देना पड़ता है। देखना इस तरीके से, मम्मी ने आज के दिन ऑर्डर दिया, आज के दिन ऑर्डर दिया, ऑर्डर टुडे, ऑर्डर टुडे। जब गोल्ड का प्राइस क्या है, गोल्ड का प्राइस क्या है, गोल्ड का प्राइस जब 10,000 रुपीज है, गोल्ड का प्राइस क्या है, गोल्ड का प्राइस जब 10,000 रुपीज है, गोल्ड का प्राइस जब 10,000 रुपीज है। और स्टोर ओनर ने क्या बोला, कलेक्ट व्हेन, कलेक्ट आफ्टर 3 मंथ्स, कलेक्ट आफ्टर 3 मंथ्स, बोला तुम कलेक्ट आफ्टर 3 मंथ जो करना करो, ठीक है, लेकिन हम गोल्ड के प्राइस को आज ही, मम्मी ने बोला गोल्ड का प्राइस जो आज का है वही फिक्स करो, आज का जो गोल्ड का प्राइस है उसी को फिक्स करो, 3 महीने बाद क्या प्राइस होगा उससे हमको मतलब नहीं है, ज्यादा हुआ तो तुम्हारा नुकसान, कम हुआ तो मेरा नुकसान, लेकिन जो है गोल्ड का प्राइस आज फिक्स करो, गोल्ड का प्राइस आज ही फिक्स कर लो। तो देखना इसमें हो क्या रहा है। तो ज्वेलरी ओनर ने बोला ठीक है, क्योंकि उसके पास भी देखो गोल्ड खरीदा हुआ रहता है, ऐसा नहीं कि उसको जाके गोल्ड खरीदना है कहीं से, उसके पास पहले से गोल्ड खरीदा हुआ रहता है, तो उसको इतना मेजर प्रॉब्लम नहीं। और बाकी अगर उसको बिजनेस करना है तो उसको ये काम करना पड़ेगा। तो ये लोग ना, मम्मी और स्टोर ओनर एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाएंगे, एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाएंगे। इस कॉन्ट्रैक्ट में, एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाएंगे। क्या कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेंगे, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेंगे जिसमें लिखा होगा गोल्ड प्राइस, गोल्ड प्राइस इज इक्वल टू ₹10,000। इसमें लिखा होगा, मम्मी के एंड से लिखा होगा, आई विल बाय ज्वेलरी आफ्टर 3 months at ₹10,000 गोल्ड प्राइस, एट ₹10,000 गोल्ड प्राइस। समझ में आया? एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया हमने, आज हम जा रहे हैं ऑर्डर देने के लिए, एक कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं हमने स्टोर ओनर के साथ कि आज का गोल्ड प्राइस 10,000 है, 3 महीने बाद हम 10,000 में गोल्ड को खरीदेंगे। या चलो थोड़ा, स्टोर ओनर बोलेगा कि पागल हो क्या, आज भी 10,000 तुम बोलो, 3 महीने बाद भी 10,000, थोड़ा तो बढ़ेगा। चलो हमने ये बोला कि ठीक है थोड़ा बढ़ेगा, बात सही है तुम्हारा, 10,300 पे हम खरीदेंगे। आज के दिन 10,000 है, 3 महीने बाद हमने बोला हम गोल्ड का प्राइस 10,300 पे हम खरीदेंगे। आई विल बाय ज्वेलरी आफ्टर 3 months एट ₹10,300 गोल्ड प्राइस, एट ₹10,300 गोल्ड प्राइस। क्लियर है? अब एक्चुअल में प्राइस क्या हो क्या नहीं, उससे अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा आउटफ्लो जो है वो फिक्स हो चुका, आउटफ्लो इज फिक्स्ड फॉर अस। क्लियर है? आउटफ्लो यानी ये कॉन्ट्रैक्ट में हम एंटर कर चुके हैं, कॉन्ट्रैक्ट में हम एंटर कर चुके हैं, और इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है, मम्मी इज द बायर, स्टोर ओनर इज द सेलर। तो मम्मी के एंड से लिखा है आई विल बाय ज्वेलरी आफ्टर 3 months फॉर 10,300 रुपीज, गोल्ड का प्राइस 10,300, उसके हिसाब से जो ज्वेलरी होगा वो खरीदेंगी। राइट? यानी अगर मैं तुमको बोलूं क्या ये कितना % ज्यादा हुआ, पहले 10,000 था ना, तो 10,000 और 10,300 कितना 3% ज्यादा हुआ, यानी दैट मीन्स ज्वेलरी प्राइस कितना होना चाहिए, ज्वेलरी क्या होना चाहिए, ज्वेलरी कितना होना चाहिए, ज्वेलरी 22 लाख का था, 22 लाख पे 3% बढ़ गया, यानी 22,66,000 होना चाहिए। गोल्ड का प्राइस 3% बढ़ा तो ज्वेलरी को हमने 3% बढ़ा दिया, 22,66,000 होना चाहिए। तो यानी मम्मी का आउटफ्लो फिक्स्ड है ना, 3 महीने बाद इतना ही रुपया लगने वाला है, तो अब मम्मी इज रिस्क अवर्स, मम्मी के सर से रिस्क हट चुका। हाँ या ना? मम्मी के सर से रिस्क हट चुका। ऑब्वियसली अगर गोल्ड का प्राइस गिर गया तो नुकसान भी हो सकता है मम्मी को, कैसे सब दिखाऊंगा, बट चीजों को समझो पहले।
एक कॉन्ट्रैक्ट में हमने एंटर कर लिया कि आई विल बाई ज्वेलरी आफ्टर 3 months फॉर 10,300, यानी दैट इज 22,66,000 में ज्वेलरी खरीदेंगे। और स्टोर ओनर के एंड से लिखा होगा आई विल सेल ज्वेलरी आफ्टर 3 months फॉर 22,66,000 ओनली। उसके एंड से ये भी लिखा होगा कि वो सेल करेगा और तुम बाय करोगे, यानी यू आर द बायर, यू आर द बायर और स्टोर ओनर इज द सेलर। वो सेलर है, तुम बायर हो, तुम बाय कर रहे हो, वो सेल कर रहा है। इसका कॉन्ट्रैक्ट तुमने आज ही कर लिया। आज कुछ नहीं हो रहा, आज सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ना तुम पैसे दे रहे हो, ना वो ज्वेलरी तुमको दे रहा है। आज सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है आज के दिन, राइट है। आज सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, 3 महीने बाद जाके ट्रांजैक्शन होगा। तो ऑल इन ऑल ये क्या होगा मालूम है, ये क्या होगा मालूम है। इसको 2 पार्ट में हम ब्रेक करेंगे, एक टुडे, एक इसका सेक्शन होगा टुडे। टुडे क्या हो रहा है, मम्मा और स्टोर ओनर क्या हो रहा है इनके बीच में। यहां पे वो ज्वेलरी पसंद कर ली, ऑर्डर प्लेस, ऑर्डर प्लेस, ऑर्डर रिसीव्ड, करेक्ट, ऑर्डर प्लेस, ऑर्डर रिसीव्ड। और इनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया। क्या कॉन्ट्रैक्ट बना, क्या कॉन्ट्रैक्ट बना कि आफ्टर 3 months बाय ज्वेलरी, मम्मी बायर बन गई और स्टोर ओनर जो है वो सेलर बन गया। लेकिन कब, आफ्टर 3 months, आफ्टर 3 months। और प्राइस फिक्स हो गया कितना, 22,66,000 ओनली। ज्वेलरी का प्राइस फिक्स हो गया। क्लियर है, क्लियर है। तो ये प्राइस फिक्स, आज और कुछ नहीं हो रहा। ना तो आज पैसे जा रहे हैं, ना आज कोई ज्वेलरी जा रहा है, आज कुछ नहीं हो रहा। आज सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बना, ओनली कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, ओनली दिस कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, राइट। फिर आफ्टर 3 months क्या होगा, आफ्टर 3 months क्या होगा, अगेन सेम चीज। मम्मी बायर है और इस स्टोर ओनर सेलर था, बायर सेलर। अब आफ्टर 3 months जो कॉन्ट्रैक्ट था वो तुमको पूरा करना पड़ेगा। सर कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बट वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लॉ है। इधर आओ फाइनेंस में, कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना पड़ेगा तुमको, नहीं तो कोर्ट कचहरी, पुलिस केस, ये सब होगा। वो अलग चीज है, वो लीगल एस्पेक्ट है, वो तुम लॉ में पढ़ते हो। इधर आओ, फाइनेंस पढ़ो मेरे साथ, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा, हाँ पूरा होगा, कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा, ठीक है। जो बात हुई थी वैसे ही होगा, बिल्कुल वैसे ही होगा। तो यानी क्या होगा, 3 महीने बाद ज्वेलरी, स्टोर ओनर जो है वो मम्मी को ज्वेलरी दे देगा, है ना। और मम्मी पेमेंट करेंगी, कितना पेमेंट करेंगी बताओ, पेमेंट करेंगी ₹22,60,000। मम्मी पेमेंट करेंगी ₹22,60,000, सॉरी 66,000। ये इस किस गोल्ड के प्राइस पे पेमेंट हो रहा है, 10,300। ये तो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब का प्राइस था ना, हाँ कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब का प्राइस था सर। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है उस समय का एक्चुअल जो गोल्ड प्राइस हो वो अलग हो। ऑफ कोर्स हो सकता है, क्या होगा ही, ऐसा तो 100% होगा ना कि उस समय का एक्चुअल जो गोल्ड प्राइस है वो अलग हो। अब 2 सिनेरियो हो सकता है, 2 सिनेरियो हो सकता है, 2 सिनेरियो हो सकता है उस समय। एक्चुअल गोल्ड प्राइस, ये कब का बोल रहे हैं, 3 महीने बाद का एक्चुअल गोल्ड प्राइस आफ्टर 3 months, आफ्टर 3 months कितना हो सकता है, हो सकता है ये 13,000 हो जाए, और हो सकता है ये 9,000 हो जाए, सपोज करो, ठीक है। अगर 13,000 रुपए हो गए, किसका फायदा हुआ किसका नुकसान हुआ बताओ। अगर 13,000 रुपए हो गए तो किसका फायदा हुआ किसका नुकसान हुआ बताओ। बताओ। इफ गोल्ड प्राइस इज 13,000 आफ्टर 3 months, 13,000 आफ्टर 3 months, बोलो किसका फायदा हुआ। बोलो बोलो किसका फायदा हुआ। मम्मी ने ज्वेलरी खरीदा, कितने में खरीदा, 10,300 में खरीद लिया, 10,300 में खरीदा, 10,300 में खरीदा। बायर थी ना, बायर ने कितने में खरीद लिया, 10,300 में खरीद लिया, 10,300 में खरीद लिया। सेलर ने कितने में बेचा, 10,300 में बेचा सेलर ने।
लेकिन अब एक्चुअल प्राइस कितना हो गया, एक्चुअल प्राइस हो गया 13,000। तो अगर एक्चुअल में खरीदने जाते, उस समय खरीदने जाते, बायर को 13,000 रुपए देने पड़ जाते, मम्मी को 13,000 रुपए देने पड़ जाते पर ग्राम गोल्ड के लिए, लेकिन अभी तो 10,900 ही देना पड़ा, 10,900 ही देना पड़ा। यानी फायदा हो गया ना, यानी फायदा हो गया, फायदा हो गया। एक्चुअल प्राइस कितना है, एक्चुअल प्राइस 13,000 माइनस बायर ने पे कितना किया, बायर पेड कितना 13,300, तो नेट नेट फायदा कितना हुआ 2,700। गोल्ड का प्राइस फायदा हुआ ना 2,700 फायदा हुआ बायर को। कब, अगर प्राइस एक्चुअल में बढ़ जाएगा, जो कॉन्ट्रैक्ट था उससे ज्यादा हुआ तो बायर को फायदा। अब सेलर को नुकसान होगा क्या, सेलर को नुकसान होगा क्या, बोलो ना, सेलर को नुकसान होगा क्या, 100% नुकसान होगा। कैसे होगा सेलर को नुकसान, देखो एक्चुअल प्राइस उसको कितना मिलना चाहिए था, एक्चुअल प्राइस मिलता कितना, मिलता 13,000 मिलते, लेकिन अब एक्चुअल में मिला कितना, मिला कितना, बायर पेड कितना 10,300, इतना ही मिला। तो यानी सेलर को नुकसान हुआ 2,700 का, सॉरी चलो ऐसे ही कर दो, ये 2,700 का इसको लॉस हो गया, ये 2,700 का इसको प्रॉफिट हो गया। क्लियर है ना, क्लियर है। अब अगर ये सिचुएशन उल्टा हो जाए, ये सिचुएशन उल्टा हो जाए, इफ गोल्ड प्राइस इज ₹9,000 आफ्टर 3 months, 3 महीने बाद का प्राइस मैं बता रहा हूं 9,000 हो, तभी क्या होगा, तभी क्या होगा बोलो। बायर जो है, बायर को कितने पैसे पे करने पड़े, बायर पेड कितना, एक्चुअल प्राइस कितना आज के दिन, एक्चुअल प्राइस 9,000, बायर पेड हाउ मच, बायर पेड 10,300, तो 10,300 तुमने पे कर दिया, जबकि पे करना कितना चाहिए था 9,000, यानी तुम्हारा नुकसान हो गया, 1,300 का तुम्हारा लॉस है, 1,300 का तुम्हारा लॉस है। स्टोर ओनर को क्या हो रहा है, स्टोर ओनर को एक्चुअल प्राइस कितना मिलना चाहिए था, एक्चुअल प्राइस मिलना चाहिए था 9,000 रुपए, उसको मिला कितना, उसको उससे ज्यादा मिल गया। बायर पेड कितना 10,300, बायर ने तो ज्यादा पैसे दे दिए, यानी 1,300 का उसको प्रॉफिट हो गया, 1,300 का उसको प्रॉफिट हो गया। क्लियर है क्या, जल्दी से बोलो ना, क्लियर है। यानी नेट नेट ये सब नोशनल गेन और लॉस है, नोशनल समझता है ना, एक्चुअल में कोई गेन लॉस नहीं हो रहा, इतना होना चाहिए होता अगर वो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते तो। यहां पे तो सिंपल सा यही हो रहा है ना, आज के दिन तुमने क्या किया, आज के दिन तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया कि भैया हम ज्वेलरी खरीदेंगे तुमसे 10,300 पे ज्वेलरी खरीदेंगे, सेलर ने बोला ओके डन, सेलर अग्री कर गया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। 3 महीने बाद हमने क्या किया, ज्वेलरी ले लिया, उसको 10,300 के बेसिस पे उसको 22,66,000 का पेमेंट कर दिया, राइट। अब उस समय क्या प्राइस रहता है क्या नहीं, वो नोशनली प्रॉफिट और लॉस को डिसाइड करेगा। प्राइस अगर बढ़ गया यहां से बढ़ गया तो ऑब्वियसली बायर के लिए फायदा है, क्योंकि उसको कम पैसे देने पड़े। अगर यहां से प्राइस कम हो गया तो बायर के लिए नुकसान है, क्योंकि उसने ज्यादा पैसे दे दिए और कम देता अगर वो एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता तो, राइट राइट। और बायर का फायदा तो सेलर का नुकसान, बायर का नुकसान तो सेलर का फायदा। और तुम देख लो, जितना इधर फायदा है उतना ही इधर नुकसान है, जितना इधर नुकसान है उतना ही इधर फायदा है, क्योंकि ट्रांजैक्शन में 2 ही लोग है ना, तो मेरा फायदा यानी तुम्हारा नुकसान, मेरा नुकसान यानी तुम्हारा फायदा, कोई तीसरा आदमी तो है नहीं। क्लियर है, क्लियर है, बोलो ये स्टोरी तुमको चमका क्या, ये स्टोरी तुमको चमका क्या, ये स्टोरी तुमको चमका क्या। ऐसा ही करते हैं हम रियल लाइफ में, बिल्कुल ऐसा ही करते हैं हम रियल लाइफ में, बिल्कुल ऐसा ही हम करते हैं रियल लाइफ में। ये स्टोरी तुमको चमका क्या, ये स्टोरी तुमको चमका क्या, जल्दी से बताओ। ये स्टोरी क्लियर है, क्विक क्विक क्विक, स्टोरी क्लियर है। ये जो स्टोरी है ना, यही डेरिवेटिव है, यही डेरिवेटिव है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट में हमने एंटर किया ना, ये जो कॉन्ट्रैक्ट में हमने एंटर किया, यही एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है। ये जो हमने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया, ये जो हमने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया, यही क्या है, दिस इज अ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट।
क्यों है ये डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट? क्या है कॉन्ट्रैक्ट है? हाँ ये कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें टर्म्स और कंडीशंस लिखा है बायर सेलर का, तो ये कॉन्ट्रैक्ट तो है ही। ये डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट कैसे? ये डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट इसीलिए है क्योंकि ये किस पे डिपेंड कर रहा है? ये डिपेंड कर रहा है गोल्ड के प्राइस पे। ये कॉन्ट्रैक्ट किस पे डिपेंड कर रहा है? गोल्ड के प्राइस पे डिपेंड कर रहा है। और ये कॉन्ट्रैक्ट में हम फ्यूचर डेट में ट्रांजैक्शन करने जा रहे हैं, आज के दिन हम ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे। सिंपल ट्रांजैक्शन भी दिखाया था तुमको, अगर हम जाते, हमको पसंद आ जाता, हम ज्वेलरी खरीद लेते, उसको पैसे दे देते, बात खत्म। कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बना, कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बना। अब जब कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बना तो डेरिवेटिव्स किस बात का? डेरिवेटिव्स किस बात का? तो फिर अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? आज के दिन कुछ प्राइस है, मेरे को मालूम है 3 महीने बाद ज्वेलरी खरीदने, तो हम एक प्राइस पे, एक नॉर्मल प्राइस पे, क्या प्राइस होगा वो डिपेंड करेगा, बायर सेलर के ऊपर डिपेंड करेगा। एक प्राइस पे हम कॉन्ट्रैक्ट बना लेंगे कि 3 महीने बाद जो भी प्राइस हो, हमको नहीं पता ज्यादा हो कम हो जो भी हो, हम इतने ही प्राइस पे तुमसे ज्वेलरी खरीदेंगे और तुमको इतने प्राइस देंगे। 10,300 जो अपने एग्जाम्पल में था। क्लियर है? क्लियर है? ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। क्यों बोला इसको डेरिवेटिव? क्योंकि दिस कॉन्ट्रैक्ट, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, इट इज डिराइविंग इट्स वैल्यू फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम गोल्ड। फ्रॉम गोल्ड। अगर गोल्ड खत्म हो जाए तो ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म, अगर गोल्ड ही नहीं है तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है। तो दिस कॉन्ट्रैक्ट इज डिराइविंग इट्स वैल्यू फ्रॉम गोल्ड। समझ में आया? देखा आ गया ना इफ, ये तुम्हारा इफ आ गया, अभी आ गया। इफ हम 10,000 पे कॉन्ट्रैक्ट करें तो जिस दिन बुक कराया गोल्ड उसी प्राइस पे परचेज करने का कॉन्ट्रैक्ट। आएंगे सब चीज पाएंगे, डोंट वरी। पहले तुम ये समझो, डोंट कॉम्प्लिकेट थिंग्स, पहले तुम ये समझो जितना बताया। इफ एंड बट्स सारा कुछ कंसिडर करेंगे, डोंट वरी। सारा कुछ मैं तुमको कंसिडर कराऊंगा। यहां देखो, तुम पहले जितना बताया पहले वो समझो, फिर सारा इफ्स एंड बट्स और व्हाट इफ सिनेरियो जो जो तुम बनाओगे सब क्लियर होगा, टेंशन नहीं है। बट पहले बेस को समझो। समझा ना? समझा ना? अभी तक क्या बताया? ज्वेलरी खरीदने जाते हैं तो ऑब्वियसली प्राइस पे फ्लक्चुएशन होता है, तो यानी बायर को रिस्क रहता है। क्या रिस्क रहता है बायर को? बोलो ना, क्या रिस्क रहता है बायर को? बायर को ये रिस्क रहता है कि यार जब हम सेट को ऑर्डर करेंगे 3 महीने बाद खरीदेंगे, गोल्ड का प्राइस तो पता नहीं कहां चले जाए, आसमान फाड़ के बाहर निकल गया, तब क्या करेंगे? फिर तब तो हम खरीद नहीं पाएंगे। और सेलर को भी ये रिस्क होगा क्या कि अगर बायर नहीं खरीदा तो फिर गोल्ड बिकेगा कैसे उसका? ये रिस्क से तो अगर गोल्ड का प्राइस सच में बहुत बढ़ गया तो लोग खरीदेंगे नहीं, तो बायर को तो, सेलर को तो नुकसान हो जाएगा ना। उसको बिजनेस भी तो करना है, अल्टीमेटली उसको सेल भी तो करना है। तो बहुत ज्यादा अगर प्राइस भाग गया तो सेलर के लिए अच्छा नहीं है, वो बुरा ही है, उसको नुकसान है। लोग गोल्ड का ज्वेलरी नहीं खरीदेंगे, करेक्ट? तो इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट इनके बीच में बनता है कि एक प्राइस नॉर्मली वो लोग डिसाइड कर लेते हैं कि चलो 3 महीने बाद एक नॉर्मल प्राइस डिसाइड हो। हाँ, और 3 महीने बाद ये जो प्राइस है ना 10,300, ये वो सेम नहीं हो सकता जो आज का प्राइस है। अगर आज 10,000 है तो ऑब्वियसली 3 महीने बाद 1-2% थोड़ा सा कुछ जो है वो ज्यादा होना चाहिए। होना ही होगा वाला कोई बात नहीं है, होना चाहिए। यस, क्यों होना चाहिए वो मैं तुमको बताऊंगा, इसीलिए अभी नहीं बोल रहा था, वो मैं बताऊंगा, इसके पीछे का लॉजिक दूंगा बाद में, राइट? तो गोल्ड का प्राइस क्या है? हमने डिसाइड किया कि 10,300 प्राइस सेटल करते, उस पर हम एक कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे और 3 महीने बाद आप मुझे 10,300 के बेसिस पे पैसे देना, सेलर ऐसा बोल रहा है, पैसे देना और मैं आपको ज्वेलरी दे दूंगा, इररिस्पेक्टिव मार्केट प्राइस क्या हो, मार्केट प्राइस क्या रहे। तो ठीक है, हमने कॉन्ट्रैक्ट बना दिया आज के दिन और 3 महीने बाद ज्वेलरी ले लिया, पैसे दे दिए, बात खत्म। अब 3 महीने बाद क्या सिनेरियो रहेगा, क्या प्रॉफिट और लॉस हो सकता है? ये कोई ऐसा नहीं, एक्चुअल में कोई प्रॉफिट लॉस नहीं हुआ, नोशनली है, ये प्रॉफिट या लॉस होता, राइट? तो ये हमने यहां पे कैलकुलेट कर लिया। अगर गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा तो बायर को नुकसान है, बायर को फायदा है। गोल्ड का प्राइस बढ़ गया, उसने तो कम दाम में गोल्ड खरीद लिया ना, बायर इज बाइंग, तो उसने बाय किया लेकिन प्राइस बढ़ गया तो बायर ने तो कम दाम में खरीद लिया, प्राइस तो फिक्स हो चुका 10,300, बायर ने कम दाम में खरीद लिया, सेलर प्राइस बढ़ चुका, तो बायर को फायदा है, सेलर को नुकसान है। सेलर ने कम दाम में बेच दिया, वही प्राइस गिर जाए तो सेलर को फायदा है क्योंकि उसने तो ज्यादा दाम पे बेच दिया, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पे बेच दिया और एक्चुअल में प्राइस कम हो चुका। बायर को नुकसान है, बायर को नुकसान है कि उसने ज्यादा दाम पे कॉन्ट्रैक्ट करके खरीद लिया लेकिन एक्चुअल में तो प्राइस कम हो गया। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है ना? जल्दी से बताओ, क्लियर है?
तो ये था बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स। ये जो कॉन्ट्रैक्ट बनाना, इसी को हम डेरिवेटिव बोलते हैं। तो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट किसी के साथ भी बना सकते हैं, बिल्कुल। क्या आप और मैं कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं? 200% बना सकते हैं, 200% बना सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सपोज करो मैं ये आईपैड खरीदने गया, मुझे आईपैड चाहिए, हाँ मुझे आईपैड चाहिए, मैं गया एप्पल स्टोर में गया आईपैड खरीदने के लिए। उन्होंने बोला कि आपको जो चाहिए बड़ा वाला आईपैड जो चाहिए वो अभी स्टॉक में नहीं है, वो अभी स्टॉक में नहीं है, वो यूएस में बनता है, यूएस से हमको मंगवाना पड़ेगा, हमको 1 महीने का टाइम लगेगा, 1 महीने का टाइम लगेगा। उसने बोला ठीक है, तो आप एक काम करो, आप वेट करो, 1 महीने बाद जब आ जाएगा आईपैड, हम आपको कॉल कर देंगे। सुनना, हाँ हम आपको कॉल कर देंगे, आप आके आईपैड ले लीजिएगा। मैंने बोला प्राइस आज का लगेगा या प्राइस उस दिन का लगेगा? उसने बोला उस दिन का लगेगा, आप उस दिन खरीद रहे हैं तो उस दिन का ही लगेगा। मैंने बोला यार उधर ट्रम्प बैठा है पागल आदमी, टैरिफ बढ़ाता चला जाएगा और यूएस से अगर आईपैड आएगा तो प्राइस तो ज्यादा लग जाएगा, फिर 1 महीने बाद हो सकता है 50% बढ़ जाए टैरिफ अगर उसने बढ़ा दिया तो। पागल आदमी है, कोई भरोसा नहीं है। मैंने बोला नहीं 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 नहीं, आप एक काम करो, आज ही मेरे से पैसे ले लो, आज ही पैसे नहीं ले लो, सॉरी, आज ही मेरे को प्राइस फिक्स कर दो। 1 महीने बाद क्या प्राइस होगा मुझे नहीं रखना ये रिस्क, आज ही मेरे से प्राइस फिक्स करा लो, मैं लूंगा, ये बात पक्का है। बोला पक्का लेंगे? हाँ पक्का लेंगे। कॉन्ट्रैक्ट बना दिया, कॉन्ट्रैक्ट बना दिया, कॉन्ट्रैक्ट बना दिया। बोला कि मयंक सर जो है वो आईपैड लेंगे, कितने में लेंगे? 1,20,000 में लेंगे, 1,20,000 में आईपैड लेंगे, आज का प्राइस 1,10,000 के आसपास है। बोला 1,20,000 में वो आईपैड लेने का प्रॉमिस करते हैं 1 महीने बाद, और वो 1,20,000 पेमेंट करेंगे। 1 महीने बाद मैंने 1,20,000 का पेमेंट कर दिया और उससे आईपैड ले आया, इररिस्पेक्टिव उस समय का मार्केट प्राइस क्या है। अगर उस समय का मार्केट प्राइस कम है तो मेरा लॉस है, अगर उस समय का मार्केट प्राइस ज्यादा है तो मेरा फायदा है, उसका नुकसान है। सेंस बना क्या तुमको? जल्दी से बताओ, सेंस बना क्या? तो लोग डेरिवेटिव्स में क्यों एंटर करते हैं? लोग डेरिवेटिव्स में अपने रिस्क को अवॉइड करने के लिए एंटर करते हैं, लोग डेरिवेटिव्स में रिस्क को खत्म करने के लिए एंटर करते हैं। ठीक है, ठीक है, बोलो बोलो बोलो, सेंस बना क्या? जल्दी से बताओ, थोड़ा सा अगर क्लैरिटी हो तो फिर हम आगे चले। थोड़ा सा अगर क्लैरिटी हो तो हम आगे चल सकते हैं क्या? जल्दी से बताओ ना, फिर आगे चलेंगे और चीजों का डिस्कशन करेंगे। देखो, तो ये टॉपिक नंबर 1 आ गया जो अपने चालू किए थे, व्हाट डू यू मीन बाय डेरिवेटिव्स। ये वही है, मैंने पूरा एक्सप्लेन किया अभी तुमको, व्हाट डू यू मीन बाय डेरिवेटिव, डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव मीन्स समथिंग which derives its value, derives its value। लेकिन हम जैसे हम, मैंने तुमको ये बताया, ये कड़ा, दिस इज अ डेरिवेटिव ऑफ गोल्ड, दिस इज अ डेरिवेटिव ऑफ गोल्ड, गोल्ड से ये डेराइव कर रहा है अपना वैल्यू, करेक्ट। तो डेरिवेटिव मींस समथिंग विच डिराइव्स इट्स वैल्यू। जैसे अगर सपोज करो कोई क्रिकेट बैट है, क्रिकेट बैट पे विराट कोहली साइन कर दे या MS धोनी साइन कर दे, वो क्रिकेट बैट का दाम बहुत बढ़ गया ना, क्यों? है तो वो लकड़ी का ही नहीं, अब लकड़ी का वैल्यू खत्म, अब लकड़ी का वैल्यू नहीं है, नाउ दैट बैट इज डिराइविंग इट्स वैल्यू फ्रॉम द सिग्नेचर। अब वो सिग्नेचर का वैल्यू है, अब वो सिग्नेचर का वैल्यू है, अब वो लकड़ी का वैल्यू नहीं है। सेंस बना ना? तो एनीथिंग विच डिराइव्स इट्स वैल्यू, ठीक, एनीथिंग विच डिराइव्स इट्स वैल्यू। हमारे लिए क्या होता है? हमारे लिए डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होता है। अ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट इज अ फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट entered
इंटू ऐसे लिखो, अ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट इज अ फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज, इसमें लिखो बायर एंड सेलर, A derivative contract is a financial contract between two parties, a buyer and a seller, which derives its value from an underlying asset. Which derives its value from an underlying asset. Which derives its value from an underlying asset. तो हम एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं, एक बायर और सेलर एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं, और वो कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू किससे डिराइव हो रहा है? एक अंडरलाइंग एसेट से डिराइव हो रहा है, एक अंडरलाइंग एसेट से डिराइव हो रहा है। समझ में आया? क्लियर है? एग्जाम्पल ऊपर में बताया है। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट देखना, वाई इज अ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। इससे तुमको मीनिंग समझ में आएगा कि डेरिवेटिव्स होता ही क्यों है। वाई इज अ डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू, हम डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट में एंटर क्यों करते हैं? ये बेसिकली हो गया पर्पस ऑफ एंटरिंग इनटू अ डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट। क्यों एंटर करेगा? मम्मी ने क्यों एंटर किया था डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट में? क्यों वो कॉन्ट्रैक्ट किया था? अपने रिस्क को खत्म करने के लिए, अपने रिस्क को अवॉइड करने के लिए, हाँ या ना? बोलो ना। तो नॉर्मली ये दो रीजन से एंटर किया जाता है। नॉर्मली इसको हम दो रीजन से एंटर करते हैं, टू अवॉइड तो नहीं कर सकते, ऐसा करते हैं, टू रिड्यूस risk, to reduce risk, to reduce risk arising out of any transaction। कोई भी ट्रांजैक्शन से अगर रिस्क आ रहा है तो रिस्क को कम करने के लिए, वो रिस्क को कम करने के लिए हम डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं। या ऐसे ही लिखो ना बस, टू रिड्यूस रिस्क, इतना काफी है, फालतू कॉम्प्लिकेट मत करो चीजों को। थ्योरी कोई पूछने नहीं वाला तुमसे, कोई पूछने नहीं वाला कि व्हाट व्हाई इज अ डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू। जब अपने समझने के लिए तो शॉर्ट एंड स्वीट रखते हैं, टू रिड्यूस रिस्क को कम करना है, जैसे ऊपर बताया। और या फिर अब मान लो जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई ज्वेलरी नहीं खरीदना, लेकिन जब मैं ऐसे ही बैठ के न्यूज आर्टिकल्स पढ़ रहा था, ग्लोबल सिचुएशन को एनालाइज कर रहा था पूरा, तो मैंने देखा यार गोल्ड अब नॉर्मली बढ़ चुका है, ये सस्टेनेबल नहीं है, गोल्ड को गिरना ही होगा, ऐसा मेरा एस्टिमेशन है। ऑब्वियसली कोई गारंटी नहीं है, गारंटी होता तो सबको ये काम कर लेते, कोई गारंटी नहीं है, बट ये मेरा एनालिसिस बोलता है, मैंने जो रिसर्च करा है गोल्ड के बारे में वो बोलता है कि गोल्ड, एक सेकंड, डिस्क्लेमर, जो भी यहां मैं अभी बोल रहा हूं इट इज ऑल बेस्ड ऑन हाइपोथेटिकल सिनेरियोज, काल्पनिक घटनाओं पर आधारित, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं। तुम कल को जाके गोल्ड बेच बाच दोगे, गोल्ड को सेल कर दोगे और बोला आप ही ने तो बोला था गोल्ड गिरना चाहिए, सस्टेनेबल नहीं है, क्यों बोला था? एग्जाम्पल, एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। सुनो, थोड़ा रिस्क हो जाता है ना, सुनो, तो गोल्ड इतना बढ़ चुका है कि ये सस्टेनेबल नहीं है, तो इसको गिरना ही होगा। अगर इसको गिरना होगा, यानी मेरे को लगता है कि गोल्ड को सेल कर देना चाहिए, फ्यूचर में जैसे मम्मी ने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया था। क्यों एंटर किया था? मम्मी ने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर क्यों किया था? कि मम्मी को डर था कि यार प्राइस बढ़ गया, तो वो प्राइस बढ़ने से उनको बचना था, जो प्राइस बढ़ सकता है गोल्ड का उससे उनको बचना था,
इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लिया और बोला अगर बढ़ गया तो मेरा फायदा, बढ़ गया तो मैं तो यही पैसे देने वाली हूं। मम्मी ने बोला कि अपना प्राइस तो फिक्स है, बढ़ गया तो मेरा फायदा, गिर गया तो मेरा नुकसान, कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरा प्राइस फिक्स हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? अरे क्लियर है। यहां पे मेरे को कोई ज्वेलरी नहीं खरीदना, कोई ज्वेलरी नहीं खरीदना, लेकिन मेरे को ये लगता है भाई गोल्ड का प्राइस तो गिरना ही चाहिए। ये मेरा एस्टिमेशन, मेरा रिसर्च बोलता है, और मेरा रिसर्च इतना स्ट्रांग है, इतना सॉलिड है कि मेरे को इससे पैसे कमाने हैं, मेरे को इससे पैसे कमाने हैं। मेरा कोई रिस्क नहीं है, मेरे को कोई गोल्ड नहीं खरीदना, मेरे को कोई ज्वेलरी नहीं खरीदना क्योंकि ताकि जिसके लिए मैं ये सब एनालिसिस करूं और मेरा रिस्क को अवॉइड करूं ना। मेरे को कोई ज्वेलरी नहीं खरीदना, मेरा सिर्फ ये एनालिसिस कहता है, बिकॉज आई एम इन्वॉल्व इन दिस सिचुएशन, कि मैं सब रिसर्च करता रहता हूं। मेरा ये एनालिसिस बोलता है कि गोल्ड यहां से गिरना ही चाहिए बाबा, गोल्ड यहां से गिरना चाहिए, कम से कम 20% गिरना चाहिए। अगेन एजुकेशनल पर्पसेस ओनली, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, काल्पनिक घटनाओं पर आधारित। 20% का गोल्ड में फॉल आना चाहिए, करेक्शन आना चाहिए। बोले ठीक है, लेकिन अब मेरे को इस पे पैसे कमाने यार, इतना बढ़िया जो मैंने रिसर्च करा है कि 20% गिरना चाहिए, मेरे को इस पे पैसे कमाने हैं। तो तुम आए सामने, तुम आए, लेट्स से वानी आई और वानी ने बोला कि सर क्या बात कर रहे हो, गोल्ड कभी नहीं गिरता, आप बोल रहे हो 20% गिरेगा, लगी शर्त, बेट लगा लो कि 20% बढ़ेगा। तो मैंने बोला चल ठीक है बेट, मैंने बोला चल ठीक है बेट। मैं क्या बोल रहा हूं, गोल्ड विल फॉल बाय 20%, गोल्ड गिरेगा। मैं क्या बोल रहा हूं, गोल्ड गिरेगा। आज के दिन का गोल्ड का अपना प्राइस कितना आपने देखे थे, 10,000 रुपए पर ग्राम। आज के दिन गोल्ड का प्राइस कितना, आज के दिन गोल्ड का प्राइस कितना? कोलकाता में ऐसा क्या है कि और बढ़ गया, छोड़ो जो भी है, क्या फर्क पड़ता है। आज के दिन गोल्ड का प्राइस कितना, 1 लाख रुपए। ये 10 ग्राम का, यानी 1 ग्राम के लिए तुम समझ लो 1000 रुपीज, राइट। 1 ग्राम के लिए तुम समझ लो 1000 रुपीज। ऐसा इसका चार्ट चलता है गोल्ड का। ही देखो गोल्ड 1 ईयर का, अगर इसका प्राइस देखे तो देखो 1 ईयर कैसा भागा है। 1 ईयर के पहले में 70,000 रुपए था गोल्ड। हाँ, बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा बढ़ गया। और जो मैंने तुमको एग्जाम्पल दिया था, वो बोलूं, उस समय गोल्ड कहाँ था, उस समय इसके भी नीचे था गोल्ड, इसके भी नीचे था। और गोल्ड डिलीवरी लेते लेते गोल्ड यहां पहुंच गया, गोल्ड डिलीवरी लेते लेते गोल्ड इतना बढ़ गया। तो इससे फायदा होता है लोगों को, मम्मी ने फायदा किया था इसमें। सुनो, ये मत बोलना इसी बात पे पार्टी दीजिए, मम्मी का फायदा हुआ मेरा फायदा नहीं हुआ, मम्मी से जाके ले लेना। इधर सुनो, 1 लाख रुपए का गोल्ड है, यानी 10,000 रुपीज पर ग्राम। तो वानी ने बोला कि गोल्ड बढ़ेगा, मेरे को लगता है गोल्ड बढ़ेगा। मैंने बोला नहीं, मेरे को लगता है गोल्ड गिरेगा। तो बोला ठीक है बेट लगाते हैं। बोला बेट, ओके बेट। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला एक काम करते हैं, 3 महीने का टाइम रखते हैं, 3 महीने बाद हम देखेंगे 10,000 से जितना ऊपर, 10,000 का प्राइस अपने फिक्स कर लिए, 10,000 का प्राइस समझ लो अपने फिक्स कर लिए, या लेट से 10,300 का प्राइस फिक्स कर लिए। मैंने बोला गोल्ड 10,300 के ऊपर नहीं जाएगा, वो उससे नीचे ही जाएगा। और वानी ने बोला नहीं 10,000 के ऊपर जाएगा, 10,300 के और ऊपर जाएगा, बल्कि उसने बोला कि 10,300 के नीचे नहीं जाएगा। तो वानी ने बोला गोल्ड ऊपर जाएगा, मैंने बोला नहीं गोल्ड नीचे जाएगा। हमने बोला चलो बेट कर लिया, बेट लगा लिया, ठीक, बेट लगा लिया। अब बेट लगा लिया तो भाई अगर जीतेंगे तो पैसा देना पड़ेगा, जीतेंगे बेट तो पैसा मिलना चाहिए, हारेंगे तो पैसा देना पड़ेगा, ऑब्वियस सा बात है। बोला हाँ। तो वानी के साथ ऐसा बेट लगाया मैंने कि एक काम करते हैं, 10,300 का प्राइस को अपने सेट करते हैं। हाँ, 10,300 से जितना ऊपर जाएगा उतना पैसा मैं तुमको दूंगा। वानी को पैसा मिलना चाहिए क्योंकि उसने बोला कि गोल्ड जो है वो बढ़ेगा, तो ये उसके फेवर में गया। अगर 10,300 के नीचे चला गया, अगर 10,300 के नीचे चला गया तो फिर मुझे पैसे मिलने चाहिए, वानी मुझे पैसे देगी। फिर 10,000 किस तरह आप पैसे लोगे? बेट होता है, स्टूडेंट टीचर यहां मत लगाओ, बेट इज अ बेट, हाँ या ना, बेट इज अ बेट। 10,300 के नीचे अगर चला गया तो मुझे पैसे मिलने चाहिए, हाँ मुझे पैसे मिलने चाहिए। फिर तो 10,300 के नीचे गया तो फिर मुझे पैसे मिलेंगे। क्लियर है? तो यहां किसी का रिस्क नहीं था। क्या मेरा कोई रिस्क था? नहीं, कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं था, तो रिस्क क्या? कोई ट्रांजैक्शन हो तो रिस्क हो, उसको अवॉइड करने के लिए फिर अपने
कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करें। लेकिन इस पर्टिकुलर सिनेरियो में क्या मेरा कोई रिस्क था? नहीं, कोई रिस्क नहीं था। क्या वानी का कोई रिस्क था? नहीं, कोई रिस्क नहीं था। मेरे को क्या था? मेरे को लालच था, ग्रीड था कि गोल्ड गिरेगा और मैं पैसे कमाऊंगा। वानी को भी ये लालच था, वानी को भी ग्रीड था कि गोल्ड बढ़ेगा और मैं पैसे कमाऊंगी। करेक्ट? तो फिर एक बेट में हमने एंटर कर लिया। सेंस बना? बोलो। तो एक तो तरीका है कि तुम रिस्क को कम करने के लिए इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर कर लो, ठीक। दूसरा तरीका है कि तुमको रिस्क विस्क कुछ नहीं है तुम्हारे सर पे, यू डोंट हैव एनी रिस्क। तुम कमाने के लिए, टू अर्न मनी, तुम इस कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर करो। टू अर्न मनी बेस्ड ऑन योर व्यू। टू अर्न मनी बेस्ड ऑन योर व्यू। मेरा व्यू था गोल्ड गिरेगा, वानी का व्यू था गोल्ड बढ़ेगा। करेक्ट? करेक्ट करेक्ट करेक्ट, चलेगा ना? तो यहां रिस्क को कम करने के लिए हम डेरिवेटिव्स में एंटर करते हैं, यहां पे पैसे कमाने के लिए हम डेरिवेटिव्स में एंटर करते हैं। इसको एक प्रॉपर वर्ड बोला जाता है। रिड्यूस रिस्क को हम बोलते हैं हेजिंग। टू रिड्यूस रिस्क इसको हम बोलते हैं हेजिंग। इसको हम बोलते हैं हेजिंग। अपने आप को हेज करने के लिए हम डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर करते हैं। हेज करने के लिए मतलब रिस्क को कम करने के लिए। जो मैंने आईपैड वाले कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया, वो अपने आप को हेज करने के लिए एंटर किया ना, कि बाद में ऐसा ना हो कि मुझे बहुत ज्यादा पैसे पे करना पड़ जाए। मम्मी ने इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर क्यों किया था ज्वेलरी वाले में? अपने आप को हेज करने के लिए, कि बाद में भाई ऐसा ना हो जाए कि बहुत पैसे देने पड़ रहे हैं हमें ज्वेलरी खरीदने के लिए। तो अपने आप को हेज करने के लिए इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर करते हैं। डन हुआ? डन हुआ। फिर नेक्स्ट आया टू अर्न मनी बेस्ड ऑन योर व्यू। तो ये आ गया स्पेक्यूलेशन। ये हुआ स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन मतलब अरे अपना कोई रिस्क नहीं है, अपना व्यू है। अपने को लगता है कि गोल्ड गिरना चाहिए, अपने को लगता है। बेटिंग एक तरह से तुम बोल सकते हो, बेट करना है कि गोल्ड गिरेगा। बेट कर रहे हैं कि गोल्ड गिरेगा। बोला बेटिंग, ये तो बहुत गंदा वर्ड है। ये बेटिंग कोई वो नहीं है, सट्टा बाजार नहीं है कि तुम सट्टा लगा रहे हो देखते हैं क्या होता है। नहीं, तुम कोई रिसर्च के बेसिस पे तुम बता रहे हो कि गोल्ड गिरना चाहिए और उससे हम पैसे कमाएंगे। राइट? करेक्ट है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? बोलो, समझ में आया? हेजिंग, हेज करने के लिए लोग डेरिवेटिव में एंटर करते हैं। क्यों? उनका कोई रिस्क होगा, रिस्क को कम करने के लिए वो एक इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लिया उन्होंने। और नहीं तो फिर कुछ टाइप के लोग, जैसे जो मैंने एग्जांपल तुमको बताया अपना वाला, मेरा और वानी का बेट, वो वाला, उसमें हम क्यों एंटर करते हैं कॉन्ट्रैक्ट में? ताकि अपना एक व्यू है कैसा होना चाहिए, हम ऐसा एस्टिमेट करते हैं, ऐसा फोरकास्ट करते हैं, और अगर ऐसा होता है तो फिर हमको पैसे कमाने हैं उसके बेसिस पे। हमको फिर उसके बेसिस पे पैसे कमाने हैं। बोलो डन? बोलो डन? बोलो डन? सेंस बना? व्हाट इज अ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट? व्हाई इज अ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू? क्लियर है? डन? अब देखो, ये दो चीज के बेसिस पे ही
डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स दो तरीके से सेटल होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट तो बाद में परफॉर्म होगा ना, कॉन्ट्रैक्ट आज एंटर कर रहे हैं लेकिन परफॉर्मेंस बाद में होगा कॉन्ट्रैक्ट का, तो सेटलमेंट आता है इसमें। टाइप्स ऑफ सेटलमेंट इन अ derivatives contract. Types of settlement in a derivatives contract. सही है? देखना इधर, अगेन दो टाइप का होता है, एक जो लोग एंटर करते हैं हेजिंग पर्पस के लिए, एक जो लोग एंटर करते हैं हेजिंग पर्पस के लिए, और दूसरा जो लोग एंटर करते हैं स्पेक्यूलेटिव पर्पस यानी स्पेक्यूलेशन के लिए, स्पेक्यूलेशन के लिए। तो जब हेजिंग के लिए तुम एंटर करते हो यानी तुम्हारा कोई रिस्क है, तुमको रिस्क को खत्म करना है, कोई रिस्क है जो रिस्क को खत्म करना है, तो रिस्क को जब तुमको खत्म करना है तो एक बायर होगा एक सेलर होगा। एक बायर होगा और एक सेलर होगा। ठीक है, ठीक है। इनके बीच में क्या हुआ, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट टू बाय ज्वेलरी फॉर 10,300 आफ्टर 3 months, आफ्टर 3 months। ठीक है, चलेगा। ये आज का, ये आज था, ये आज हुआ। आफ्टर 3 months क्या होगा, आफ्टर 3 months क्या होगा, आफ्टर 3 months क्या होगा, सेलर से ज्वेलरी आ जाएगा, बायर को पैसे दे देगा, बायर आफ्टर 3 months क्या होगा, बायर और सेलर, सेलर विल पे, कितना पे, 10,300 के बेसिस पर ही पे, ₹10,300 जो फिक्स था कॉन्ट्रैक्ट में वही पैसे देगा, बायर पैसे देगा जो फिक्स हुआ था कॉन्ट्रैक्ट में वही, और सेलर जो है वो ज्वेलरी दे देगा, वो ज्वेलरी दे देगा, वो एक्चुअल में ज्वेलरी दे देगा, वो एक्चुअल में ज्वेलरी दे देगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ गोल्ड प्राइसेस ऑन दैट डेट। फर्क नहीं पड़ता गोल्ड का प्राइस क्या है, हाँ तुम चेक कर लो गोल्ड का प्राइस क्या है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, गोल्ड का प्राइस 10 लाख क्यों ना हो जाए, तुमको कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना पड़ेगा। अगर गोल्ड का प्राइस 0 क्यों ना हो जाए फिर भी तुमको ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना पड़ेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ गोल्ड प्राइस तुमको ये पूरा करना पड़ेगा। और इसको हम क्या बोलते हैं मालूम है, दिस इज नोन एज फिजिकल सेटलमेंट। फिजिकल सेटलमेंट, फिजिकल सेटलमेंट, ज्वेलरी का कॉन्ट्रैक्ट था, गोल्ड का प्राइस फिक्स किया था, ज्वेलरी एक्चुअल में सेलर से बायर के पास गया, बायर से पैसे, पूरे ज्वेलरी के पैसे बायर से सेलर को गए, करेक्ट। तो इसमें कोई एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस नहीं होता, इस सिचुएशन में नोशनल गेन्स या लॉस होते हैं, तो नोशनल गेन्स या लॉस होते हैं इस सिचुएशन में, नोशनल गेन्स एंड लॉस होते हैं इस सिचुएशन में। कैसे होता है, दो सिचुएशन आ जाएगा, अगेन दो सिचुएशन होगा, देखो गोल्ड प्राइस
आफ्टर 3 months। दो सिचुएशन पॉसिबल है क्या, ₹9,000 हो या ₹12,000 हो, सपोज करो 13,000 हो, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, बायर गेन्स सेलर लूजेस, बायर गेन सेलर लूजेस की प्राइस कम हो गया, सॉरी इस सिचुएशन में क्या होगा, बायर लूजेस सेलर गेन्स, क्योंकि प्राइस तो कम हो गया, बायर को अभी भी 10,300 देने पड़ेंगे, बायर विल हैव टू पे 10,300, लेकिन एक्चुअल में 9,000 रुपया प्राइस हो गया, राइट। तो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, बायर लॉस इज इक्वल टू सेलर गेन इज इक्वल टू ₹1,300। बायर का जितना लॉस है उतना ही सेलर का गेन है, और 1,300 रुपया है। 10,300 में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, 9,000 गोल्ड का प्राइस हो गया 3 महीने बाद, तो यानी बायर को 9,000 देने पड़ते, लेकिन उसको तो 10,300 देना पड़ रहा है कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, तो बायर का नुकसान हो गया 1,300 रुपया का, और सेलर का फायदा हो गया 1,300 रुपया का, कि कॉन्ट्रैक्ट की वजह से उसको 10,300 मिला, जबकि एक्चुअल में कितना मिलना चाहिए था, 9,000 ही मिलना चाहिए था, करेक्ट। लेकिन ये कोई एक्चुअल नहीं है, नोशनल गेन्स एंड लॉस है, क्योंकि इसमें फिजिकल सेटलमेंट हो गया ना, इसमें ज्वेलरी गया और प्राइस आया, फर्क नहीं पड़ता कि गोल्ड का प्राइस क्या है उस समय। अगर 13,000 हो जाए प्राइस, तभी क्या होगा, फिर तभी होगा बायर गेन्स सेलर लूजेस। कितना, कितना बताओ, बायर गेन हो रहा है इसमें, सेलर का लॉस हो रहा है, कितना हो रहा है 13,000, और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था 10,300, यानी 2,700 दोनों का बराबर गेन लॉस होगा। क्लियर है, क्लियर है। तो जब हेजिंग के लिए एंटर करते हैं, नॉर्मली आज के दिन सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कब होगा, जब भी वो टाइम मेंशन्ड है वो पूरा होगा 3 महीने बाद, तो तब परफॉर्म होगा। जब वो परफॉर्म होगा तो हम उसको फिजिकल सेटलमेंट बोलेंगे, क्योंकि हम एक्चुअल में डिलीवरी ले रहे हैं, हम सामान का डिलीवरी ले रहे हैं और हम पेमेंट कर रहे हैं, बायर सामान का डिलीवरी लेके पेमेंट कर रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे फिजिकल सेटलमेंट, नोशनल गेन्स या नोशनल लॉस, चलेगा, परफेक्ट है। तो गोल्ड का प्राइस 3 महीने बाद 9,000 रुपए है, बायर लूजेस सेलर गेन्स, और 13,000 रुपए बायर गेन्स सेलर लूजेस, ये दो अलग अलग सिचुएशन हो गया, बता दिया इसको। अब अगर स्पेक्यूलेशन करते हैं, स्पेक्यूलेशन में कौन हो रहा है, कोई बायर सेलर तो है नहीं, कोई बायर सेलर तो है नहीं, कोई बायर सेलर तो है नहीं, यहां बायर मतलब क्या, जो बेट कर रहा है कि प्राइस विल गो अप। अगर इसमें तुम बायर बोल रहे हो तो बायर कौन है और सेलर कौन है, स्पेक्यूलेशन है, कोई एक्चुअल में कुछ बाय सेल नहीं हो रहा। ये क्या बोल रहा है, बायर के हिसाब से क्या होगा, गोल्ड प्राइस विल गो, गोल्ड प्राइस विल क्रॉस 10,300 आफ्टर 3 months, ठीक है। और सेलर के हिसाब से उसने बोला कि गोल्ड का प्राइस और बढ़ेगा, तो वो बायर है, गोल्ड का बायर है, इफेक्टिवली गोल्ड का प्राइस बढ़ने का वो बात कर रहा है, वानी हो गई इस केस में। और यहां मेरा था गोल्ड प्राइस विल गो डाउन, 10,300 से नीचे चले जाएगा आफ्टर 3 months, यानी हम सेल कर रहे हैं गोल्ड को, हम एक्चुअल में सेल नहीं कर रहे, बट कॉन्ट्रैक्ट में हम सेल कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट में हम सेल कर रहे हैं। ये आज का हुआ, ये हो गया टुडे, ये जो है ये हो गया टुडे, ये हो गया टुडे, ये हो गया टुडे। अब देखना
आफ्टर 3 months, buyer and seller will exchange the profit or loss in monetary terms. पैसा में वो कंपेयर कर लेंगे किसका क्या फायदा हुआ, किसका क्या नुकसान हुआ, प्रॉफिट लॉस को वो एक्सचेंज कर लेंगे मॉनेटरी टर्म्स में. इसको हम क्या बोलते हैं तुम जानते हो? इसको हम बोलते हैं दिस इज नोन एज कैश सेटलमेंट. कैश सेटलमेंट. देखना इधर दो केस हो सकता है. केस वन गोल्ड प्राइस आफ्टर 3 months इज इक्वल टू ₹9,000. ठीक है, गोल्ड प्राइस इज इक्वल टू 9,000 आफ्टर 3 months. तो अभी क्या होगा इसमें? बायर सेलर. बायर ने क्या बोला था? गोल्ड बढ़ना चाहिए. सेलर ने क्या बोला था? गोल्ड गिरना चाहिए. और जो प्राइस फिक्स था वो कितना फिक्स हुआ था इनके बीच में? 10,300. तो बोलो फायदा किसका होगा? फायदा किसका होगा? गेन किसका होगा? सेलर का गेन होगा. लॉस किसका होगा? बायर का. क्योंकि सेलर ने क्या बोला था? 10,300 से प्राइस गिरेगा. बायर ने क्या बोला था? 10,300 से प्राइस बढ़ेगा. तो सेलर का फायदा होगा ना. सेलर का फायदा होगा. कितना फायदा होगा? 10,300 से गिरना चाहिए था. सेल हो रहा है. गिरा रहे हैं. प्राइस है तो प्राइस सेल हो रहा है. उसमें क्या हो गया? ज्यादा कंफ्यूजन मत रखना. सिंपल है. सेलर मतलब सेल कर रहा है, बायर मतलब बाय कर रहा है. सिंपल. सेलर मतलब सेल कर रहा है तो प्राइस गिरा, उसका फायदा हो जाएगा. इस केस में 10,300 माइनस 9,000. 10,300 माइनस 9,000. गेन कितने का हो जाएगा? यहां 1,300 रुपए का गेन हो जाएगा. 1,300 रुपए का गेन हो जाएगा यहां पे, क्योंकि इसने गोल्ड को सेल किया था. बोला था गोल्ड नीचे जाना चाहिए, गोल्ड को सेल कर दिया. तुम सोचो रहा, अगर तुमको लग रहा है गोल्ड नीचे जाएगा, तुम गोल्ड बेचोगे ना. आज के दिन प्राइस ज्यादा है, तुमको लग रहा है यहां से और नीचे जाएगा, तो तुम तो सेल करोगे कि तुम बाय करोगे? तुम सेल करोगे. तो सेलर है हम. करेक्ट. बायर को लॉस हो जाएगा. कितना लॉस होगा? लॉस हो जाएगा 1,300 रुपए का. सेम टू सेम. ठीक है, मेरे को फायदा हुआ 10,300 माइनस 9,000. बायर को नुकसान हो जाएगा 10,300 माइनस 9,000 का. राइट. अब केस 2 देखो. केस 2. तो इस केस में क्या होगा मालूम है? इस केस में फिर क्या हो जाएगा? सेलर जो है वो बायर को एक सेकेंड, सेलर को गेन हुआ ना. तो इस केस में क्या होगा मालूम है? बायर जो है वो सेलर को पे ₹1,300. तो बायर जो है वो सेलर को 1,300 रुपए दे देगा, क्योंकि बायर का नुकसान हुआ, उसको पैसे देने पड़ेंगे. बायर जो है वो सेलर को 1,300 रुपए दे देगा. काम खत्म. गोल्ड का कुछ एक्सचेंज नहीं हो रहा है इस केस में. सिंपल हिसाब किताब यही है. कैश सेटलमेंट. कैश में हमने सेटल कर दिया. यहां फिजिकल सेटलमेंट था, हमने एक्चुअल में ज्वेलरी डिलीवर करा. सही है. फिर आएगा केस 2. गोल्ड प्राइस आफ्टर 3 months 13,000 रुपए. तो सेम चीज बोलो क्या होगा? सेम चीज बोलो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट तो इनका 10,300 का ही था. अब बोलो किसका फायदा होगा? गोल्ड का प्राइस बढ़ गया तो जिसने खरीदा था उसका फायदा होगा ना. तो बायर का गेन होगा. बायर का गेन होगा और सेलर का लॉस होगा. कितना? 10,300 पे खरीदा था, 13,000 हो गया, यानी 2,700 का गेन. और मेरा लॉस कितना होगा? 10,300 पे हमने बेचा था, यहां से नीचे जाना चाहिए बट यहां से ऊपर चला गया. कितना? 13,000 हो गया, यानी नुकसान हो गया. कितने का नुकसान हो गया? 2,700 का नुकसान हो गया. तो फिर इसमें क्या होगा? नेट नेट मैं जो है पानी को यानी बायर को पे कर दूंगा. कितना? 2,700. बोलो
ये क्लियर हुआ क्या? तुमको ये समझ में आया? फिजिकल सेटलमेंट एंड कैश सेटलमेंट जल्दी से बता दो। जल्दी से बता दो। जल्दी 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 बोलो, क्विक क्विक क्विक। समझ में आया कि नहीं आया? अब एक और आ जाओ इधर, टॉपिक 4 लिख लो। टॉपिक 4, पार्टिसिपेंट्स। पार्टिसिपेंट्स इन अ डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहला हेजर जो हमने देखा, सबसे पहला हेजर, दूसरा स्पेक्यूलेटर, और तीसरा एक होता है आर्बिट्राजर। तीसरा होता है आर्बिट्राजर। हेजर तो समझ गया। हेजर कौन होता है? जिसका फटता है। फट्टू लोग हैं हेजर। कौन? फट्टू लोग, जिसका फटता है, फट रहा है उसका। फट्टू फट्टू, हेजर यानी फट्टू। हेजर यानी फट्टू। फट्टू मतलब खराब नहीं, स्मार्ट। फट्टू माने स्मार्ट, वो पैसे बचा रहे, उसको पैसे का नुकसान नहीं होना। हेजर मतलब वो हुआ। हेजर मतलब they face some kind of risk उनका कुछ तो भी रिस्क है। जैसे मम्मी का ज्वेलरी वाला रिस्क था, गोल्ड का रिस्क था, वैसे हर किसी का कोई ना कोई रिस्क होता है। जैसे फॉर एग्जांपल तुम ऐसे समझो, अगर मैं एक्सपोर्टर हूं, एक्सपोर्टर, मेरा एक्सपोर्ट का बिजनेस है, यूएस एक्सपोर्ट करते हैं। यूएस अगर एक्सपोर्ट करते हैं तो मेरे को जो पैसे मिलने वाले हैं, पैसे किस में मिलेंगे? डॉलर में मिलेंगे, यूएस डॉलर में पैसे मिलेंगे। अगर यूएस डॉलर में मेरे को पैसे मिलने वाले हैं, 3 महीने बाद मिलेंगे। 3 महीने बाद अगर डॉलर का रेट गिर गया, तो डॉलर का रेट कम हो गया, तो मेरे तो लॉस हो जाएगा। मेरा तो लॉस हो जाएगा, क्योंकि वो तो मुझे डॉलर में पैसे देगा। डॉलर में वो मुझे पैसे देगा, मेरे लिए तो डॉलर कोई काम का नहीं है। मेरे को डॉलर कन्वर्ट करना पड़ेगा इंडियन रुपीज में। अगर उस समय जब मैं कन्वर्ट करने जाऊंगा डॉलर का रेट कम हो गया, तो मेरा रिस्क है उसमें, तो फिर मैं अपने आप को हेज करूंगा डेरिवेटिव्स के थ्रू। फॉरेक्स में हम पढ़ेंगे ये चीज, फॉरेक्स में हम पढ़ेंगे हाउ टू हेज यूजिंग डेरिवेटिव्स। समझ में आया? क्लियर है? वैसे ही तुम समझो कोई फार्मर है, कोई फार्मर है, किसान, फार्मर, वो बहुत बड़ा बल्क में कोई वीट उगाया। वीट, वीट, WH वाला नहीं, बेशरम इंसान, WH वीट, गेहूं वाला वीट। वो वीट उगाया, बहुत बड़े बल्क क्वांटिटी में वो वीट उगा दिया। उसको मालूम है कि बहुत अच्छा प्रोडक्शन होगा, बारिश बहुत अच्छी हुई है इस बार। तब जब वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में फसल उगा दिया, यानी क्रॉप्स को ग्रो कर दिया, तो उसको ये डर होगा कि यार अगर कोई खरीदा नहीं तो प्राइस कम हो जाएगा, मेरा प्राइस कम हो जाएगा, तो यानी उसको लॉस हो जाएगा, उसको लॉस हो जाएगा। तो उसके सर पे रिस्क है, उसके सर पे रिस्क है। वो क्या करेगा? वो किसी होलसेलर से या जो मंडी होते हैं जो खरीदते हैं, या गवर्नमेंट से वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा कि इतना क्वांटिटी वीट आप खरीदोगे, इतना क्वांटिटी वीट आप खरीदोगे 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, जब मेरा बन के तैयार हो जाएगा। सेंस बना? तो वो अपने सर का जो रिस्क है, वो रिस्क को खत्म कर रहा है, वो रिस्क को शिफ्ट कर दे रहा है। दैट इज हेजिंग। दे फेस सम काइंड ऑफ रिस्क, तो
such risk is reduced by entering such risk is reduced by entering into a derivatives contract. ठीक है, सेकंड, स्पेक्यूलेटर कौन होता है? स्पेक्यूलेटर कौन होगा? स्पेक्यूलेटर वो होगा जिसका कोई रिस्क नहीं है. दे डू नॉट फेस, they do not have any risk. उनका कोई रिस्क नहीं होता, बट वो अपने व्यू के बेसिस पे वो पैसा कमाना चाहते हैं. ये लालची लोग होते हैं, तुम ऐसा समझ सकते हो. लालची, ग्रीडी, दे आर ग्रीडी पीपल. इनमें गट्स है थोड़ा सा कि वो एक अपना व्यू के बेसिस पे पैसा कमाए. ग्रीडी पीपल, दे एंटर इनटू अ डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट टू अर्न मनी. दे एंटर इनटू अ डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट टू अर्न मनी. वो पैसे कमाने के लिए डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं. करेक्ट. और जैसे मैंने तुमको बताया, मेरा और वानी का बेट कैसे भी तुम बेट कर सकते हो, और बहुत अलग अलग तरीके के बेट्स होते हैं. कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे टाइप का. अगर मैं बोलूं रिलायंस का शेयर प्राइस बढ़ने वाला है, तुम बोलोगे नहीं घटने वाला है, आजा लगा ले बेट. डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू किससे डिराइव हो रहा है? रिलायंस के शेयर प्राइस से डिराइव हो रहा है. अगर मैं तुमको बोलूं स्टॉक मार्केट बढ़ने वाला है, निफ्टी बढ़ने वाला है, तुम बोला आजा लगा ले बेट, तो लग गया बेट. तुम बोलोगे गिरने वाला है, मैं बोलूंगा बढ़ने वाला है, बेट लग गया हमारे बीच में. तो वो बेट क्या है? वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया. कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू कहां से आ रहा है? निफ्टी से आ रहा है, तो इट इज अ डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट. सेंस बना. आर्बिट्राजर कौन है? आर्बिट्राजर कौन होता है? आर्बिट्राजर, एक चीज को समझना, व्हाट आर आर्बिट्राजर्स. आर्बिट्राजर्स ऐसे लोग होते हैं जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं. वो ऐसे एक दो लोग नहीं होते, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बहुत सोफिस्टिकेटेड ये लोग काम करते हैं. दे आर प्रॉपर इंस्टीट्यूशंस. वो बहुत बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, और उनका काम क्या होता है? उनका काम यही होता है कि वो मिस प्राइसिंग को डिटेक्ट करे. और मिस प्राइसिंग का फायदा उठाए. फॉर एग्जाम्पल सपोज करो मैंने क्या किया, मैंने बेट किया, लेट्स से मैंने वानी से बेट किया. क्या मैंने बोला? गोल्ड का प्राइस गिरना चाहिए, 10,300 से नीचे जाना चाहिए. और वानी ने बोला नहीं इसके ऊपर जाएगा. ओके, ये बेट लग गया. फिर मेरे पास कोई और आके बोला कि गोल्ड का प्राइस नीचे जाना चाहिए. किससे नीचे जाना चाहिए? 12,000 से नीचे जाना चाहिए. या एक सेकेंड, इसको थोड़ा फ्रेम करते हैं बेटर कि तुम समझ पाओ. ठीक है, मैंने एक तरफ बेट लगाया कि गोल्ड का जो प्राइस है वो 10,000 के नीचे जाना चाहिए. ठीक है, एक तरफ ये बेट लगा लिया, और दूसरे तरफ किसी और से बेट लगाया कि गोल्ड का जो प्राइस है वो 8,000 के ऊपर जाना चाहिए, वो 8,000 के ऊपर रहना चाहिए और 10,000 के नीचे रहना चाहिए. तो ये आर्बिट्राज हो गया ना. एक तरफ से पैसे लिए, दूसरी तरफ पैसे बन गए. और एक बेटर एग्जांपल देता हूं, ऐसे तुम नहीं समझोगे ये वाला, और इधर एक बेटर एग्जांपल देता हूं, इधर देखना, तुम प्रॉपर समझ जाओगे. कहां गया? इधर आओ. .
इधर देखो, मैंने एक स्टॉक यहां पे खोला है तुम्हारे सामने, इधर देखना। अपने इंडिया में 2 एक्सचेंजेस है, ये तो तुमको मालूम ही है। मैंने यहाँ पे स्टॉक खोला है गोडफ्रे फिलिप्स इंडिया बोल के। ये मालबोरो सिगरेट होता है ना, मालबोरो सिगरेट वो बनाता है, गोडफ्रे फिलिप्स इंडिया। अब ये एनएसई है, तुमको यहां दिख रहा होगा एनएसई। तो ये एनएसई स्टॉक एक्सचेंज में गोडफ्रे फिलिप्स इंडिया, इसका प्राइस है 10,566। 10,566 इसका प्राइस है एनएसई पे, ठीक है। अगर मैं इसको इंडेक्स एक्सचेंज को चेंज कर दूं, बीएसई कर दूं, तो बीएसई पे इसका क्या प्राइस है 10,568.2, राइट। तो क्या क्या प्राइस था इधर देखना। मैंने अभी अभी क्या देखा, गोडफ्रे का प्राइस देखा, गोडफ्रे का प्राइस देखा, एनएसई में कितना था 10,566 और बीएसई में कितना था 10,568.2। यही था ना 568.2 और उस पे था 10,566। अब मेरे को ये बात बताओ, ये सेम स्टॉक है, यानी एक एक शेयर का ही 2 प्राइस है, फिर 2 एक्सचेंजेस में 2 अलग प्राइस कैसे? 2 एक्सचेंज में 2 अलग प्राइस कैसे? अगर मैं यहां पे एक शेयर सेल करता हूं, एक शेयर बीएसई में सेल करता हूं क्योंकि उधर प्राइस ज्यादा है, अगर मैं वहां बीएसई में एक शेयर सेल करता हूं और एनएसई में एक शेयर बाय करता हूं, तो तुम बोलो क्या मेरे को फायदा होगा? क्या कुछ फायदा होगा? क्या कुछ फायदा हो सकता है? बताओ ना, कुछ फायदा हो सकता है? अगर मैं बीएसई में एक शेयर सेल करता हूं, सेल किया मैंने, शेयर सेल किया है, बोला आप कैसे सेल कर सकते हो, है ही नहीं आपके पास, वो बाद में आएंगे उस पर, कर सकते हैं, बाद में आएंगे। मैंने इक्विटी में भी बताया था तुमको कि हम शेयर पोर्टफोलियो में बताया था शेयर को सेल कर सकते हैं इवन इफ यू डोंट हैव, वो शॉर्ट सेलिंग होता है, वो मैं तुमको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था, डेरिवेटिव्स में पूरा एक्सप्लेन करेंगे उसको, बट अभी सुनते हुए चलो। गोडफ्रे फिलिप्स के शेयर को सेल किया तो मेरे को कितना रुपया मिलेगा, इसीलिए प्लस लिख रहा हूं, 10,568.2 मिलेगा। और यहां एनएसई में मैं एक शेयर को बाय कर रहा हूं, तो मेरे को कितना रुपया लगेगा 10,566। तुम ऐसा समझो, मैंने एनएसई से बाय किया, 10,566 वहां दिया और वही शेयर को बीएसई में सेल कर दिया, यानी 10,568 लग गए। इधर बाय किया, उधर सेल कर दिया, इधर बाय किया, उधर सेल कर दिया, यानी अब मेरे पास गोडफ्रे फिलिप्स का शेयर नहीं है। गोडफ्रे फिलिप्स ने मैंने खरीदा और बेच दिया साथ में, इधर खरीदा उधर बेच दिया, इधर बाय का बटन दबाया, उधर सेल का बटन दबा दिया। जैसे ही बाय का बटन दबाया मेरे को 10,566 पे करना पड़ा और उधर सेल का बटन दबाया तो मेरे को कितने पैसे मिले, मेरे को मिले 10,568.2, यानी नेट मेरा कितना फायदा हुआ तुम बता सकते क्या? 2.2 रुपीज का मेरा फायदा हो गया क्या? 2.2 रुपीज का फायदा हो गया क्या? इसको हम बोलते हैं आर्बिट्राज प्रॉफिट, इसको हम बोलते हैं आर्बिट्राज प्रॉफिट। बोलो समझे कि नहीं समझे, जल्दी बताओ, डिड यू अंडरस्टैंड? इसको हम बोलते हैं आर्बिट्राज प्रॉफिट। इसको हम बोलते हैं आर्बिट्राज प्रॉफिट। सेंस बना तुमको? इसको हम बोलते हैं आर्बिट्राज प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि बिना कोई रिस्क लिया क्या इसमें? नहीं, इधर एक शेयर खरीदा पैसे दे दिए, इधर बेच दिया पैसे आ गए, रिस्क खत्म, कोई रिस्क है ही नहीं। इधर खरीदा उधर बेच दिया, खरीदा बेच दिया, कोई रिस्क है ही नहीं। हाँ मेरे पास शेयर रह जाता तो रिस्क होता, बट शेयर तो है ही नहीं, कोई रिस्क है ही नहीं। स्ट्रेट हमने 2 रुपया 20 पैसा का प्रॉफिट कमा लिया। चलो सर यही करते हैं, सारा काम छोड़ देते हैं। कर नहीं पाओगे क्योंकि यहां हमने ब्रोकरेज कंसिडर नहीं किया। तुम खरीदोगे तो भी ब्रोकरेज लगेगा, बेचोगे तो भी ब्रोकरेज लगेगा, तो इसीलिए ये प्रॉफिट जो तुमको दिख रहा है ये प्रॉफिट नहीं होगा, ये लॉस हो जाएगा। सेंस बना? बस एक्सप्लेन करने के लिए मैंने बोला कभी कभी ऐसा मोमेंट्स आता है जब ये सिचुएशन एग्जिस्ट कर जाता है, बट वो मैनुअली देखना पॉसिबल नहीं है, वो प्रॉपर कोडिंग के थ्रू तुमको चेक करते रहना पड़ता है। समझा क्या आर्बिट्राज? जल्दी से बताओ, आर्बिट्राज समझा कि नहीं समझा? प्लीज जल्दी से बता दो।
क्लियर हुआ आर्बिट्राज तुमको? तो आर्बिट्राज मतलब कौन? आर्बिट्राज मतलब दे आर सोफिस्टिकेटेड entities who detect मिसप्राइसिंग्स। मिसप्राइसिंग को डिटेक्ट किया, मिसप्राइसिंग है ना, दोनों में प्राइस सेम होना चाहिए था, इसने डिटेक्ट किया कि कोई मिसप्राइसिंग है और मिसप्राइसिंग का एडवांटेज उठाया एंड अर्न रिस्कलेस प्रॉफिट। बिना किसी रिस्क ये लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं, बिना किसी रिस्क ये लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं एंड अर्न अ रिस्क लेस प्रॉफिट, अर्न अ रिस्क लेस प्रॉफिट। चलेगा? चलेगा? ठीक है। फिर जब तुम बार बार ये काम करते रहोगे, बार बार ये काम करते रहोगे, तो तुम कहां खरीद रहे हो? तुम कहां खरीद रहे हो? तुम एनएससी पे एनएससी पे तुम खरीदे जा रहे हो। तो जैसे ही तुम खरीदते जाओगे, किसी भी चीज को बाय करोगे, ऑब्वियसली डिमांड बढ़ेगा, उसका प्राइस बढ़ेगा, तो धीरे धीरे इसका प्राइस बढ़ता जाएगा। और यहां तुम बीएससी पे सेल कर रहे हो, तो उसका प्राइस घटेगा, उसका प्राइस घटता चला जाएगा। तो वो 566 से बढ़ेगा, ये 568 से घटेगा। ये दोनों कहीं ना कहीं 10,567 पे आके स्टेबलाइज हो जाएगा। ये भी 10,567 बन जाएगा, ये भी 10,567 बन जाएगा। एट दैट पॉइंट तुम कोई आर्बिट्राज प्रॉफिट नहीं कमा सकते। जैसे मैंने और भी पहले चेक किया था, अगर तुमने देखा था, वोडाफोन आइडिया, ये देखो यहां बीएससी में भी 7 रुपीज 7 पैसा है, 7 रुपए 7 पैसा है बीएससी में, और ये एनएससी में भी एग्जैक्टली 7 रुपया 7 पैसा है। तो तुम एक जगह खरीदोगे 7 रुपीज 7 पैसे दोगे, एक जगह बेचोगे तो तुमको 7 रुपीज 7 पैसे मिलेंगे, यानी कोई रिस्कलेस प्रॉफिट तुम यहां नहीं कमा सकते। बोलो डन है? डन हुआ यहां तक? फिर मेजरली कवर हो गया यहां तक अपना, बस ठीक है। दो छोटा छोटा टॉपिक्स और लिख लो ताकि तुमको पता हो। टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स, कितने टाइप के डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं? टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स, 4 टाइप के डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। वही अपना नेक्स्ट 4 पार्ट्स बनेगा इनफैक्ट, इसीलिए मैं तुमको लिखा दे रहा हूं। 4 टाइप के जो है वो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स अपने होते हैं। क्या क्या? 1 2 3 4। सबसे पहला होता है फॉरवर्ड, नेक्स्ट होता है फ्यूचर्स, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या है रे बाबा, पढ़ेंगे ना। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शंस और स्वैप्स, बेसिक में ये होता है। और भी होता है स्वैप्शंस और बहुत सारा फलाना ढमकाना चीज होता है, बट अपने को इतना ही जानना है, मेनली इतना ही जानना है, फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शंस एंड स्वैप्स। उसमें भी फॉरवर्ड एंड फ्यूचर जो है दे आर सिमिलर टू ईच अदर। तो बेसिकली फॉरवर्ड एंड फ्यूचर एक साथ ही हम पढ़ते हैं, ऑप्शन एक अलग होगा, स्वैप्स एक अलग होगा। टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, ज्यादा कुछ नहीं, एक एक करके देखेंगे तभी ये तुमको समझ में आएगा, अभी खाली नोट कर लो खाली। फिर 6th लास्ट एक चीज, टाइप्स ऑफ ऐसे लिखो, डेरिवेटिव्स बेस्ड ऑन देयर अंडरलाइंग एसेट्स। क्या क्या टाइप के डेरिवेटिव्स होते हैं बेस्ड ऑन देयर अंडरलाइंग एसेट्स? क्या क्या टाइप के डेरिवेटिव्स होते हैं? मेनली तो तुम समझ लो 4 टाइप के मेनली डेरिवेटिव्स होते हैं, बट और भी चीज पॉसिबल एग्जिस्ट करते हैं, बट मैं तुमको 4 ही बता रहा हूं, क्योंकि ये 4 अगर तुम समझोगे तो ही काम बनेगा।
फिफ्थ वाला अब बता दूंगा, लिखेंगे नहीं। पहला होता है इक्विटी डेरिवेटिव्स। इक्विटी डेरिवेटिव्स जिसमें अपना स्टॉक एंड इंडिसेस दोनों आता है। स्टॉक्स आते हैं और इंडिसेस आते हैं। इंडिसेस मतलब इंडेक्स, जैसे क्या निफ्टी, इक्विटी माने स्टॉक मार्केट, एक निफ्टी वो इंडेक्स हुआ, उस पे डेरिवेटिव्स है, हाँ उस पे डेरिवेटिव्स पॉसिबल है। स्टॉक पे डेरिवेटिव्स पॉसिबल है, हाँ स्टॉक पे भी डेरिवेटिव्स पॉसिबल है। रिलायंस, वोडाफोन, एचडीएफसी बैंक, टाटा मोटर्स, अलग अलग स्टॉक्स पे डेरिवेटिव्स पॉसिबल है। क्या मैं तुमसे ये बेट लगा सकता हूं कि निफ्टी ऊपर जाएगा 6 महीने बाद? हाँ ये बेट लगा सकते हैं अपने। क्या मैं ये बेट लगा सकता हूं रिलायंस इंडस्ट्रीज ऊपर जाएगा 6 महीने बाद, या टाटा मोटर्स नीचे जाएगा 6 महीने बाद? एकदम ये बेट लगा सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। इक्विटी डेरिवेटिव्स एक हुआ। दूसरा आएगा अपना कमोडिटी डेरिवेटिव्स। कमोडिटी डेरिवेटिव्स जैसे फॉर एग्जांपल गोल्ड जो हमने ऊपर पढ़ा वो सब कमोडिटी डेरिवेटिव्स था। हमने गोल्ड के प्राइस पे बेट लगाया था, कमोडिटी, गोल्ड इज अ कमोडिटी। सिल्वर पे लगाओगे कमोडिटी, जिंक, एल्यूमिनियम, कोई इतने सारे कमोडिटीज है। क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल पे अगर तुम बेट लगाओगे इट इज अ कमोडिटी डेरिवेटिव्स। हर कुछ तुमको दिखेगा, हर कुछ दिखेगा। देखो सब एक एक करके दिखाएंगे। दिखाना नहीं चाहता था बट चलो ठीक है दिखा देता हूं। देखो क्रूड ऑयल भी, कहां गया क्रूड ऑयल? अच्छा यहां पे नहीं आएगा, इसमें आएगा। ये देखो क्रूड ऑयल का भी डेरिवेटिव्स इधर पे ट्रेड होता है। क्रूड ऑयल का भी ये डेरिवेटिव्स है। हम लोग चाहे तो हम लोग इस पे बेट लगा सकते हैं। क्रूड ऑयल का प्राइस इधर ट्रेड होता है। समझ में आया? एक एक चीज ऑब्वियसली बहुत डिटेल में बताऊंगा मैं। ये कमोडिटी डेरिवेटिव्स हो गए। इसके बाद में आ जाएगा इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स। इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स, तुम इंटरेस्ट रेट के ऊपर बेट लगाओ। क्या इंडिया का इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा या कम होगा, इस पे बेट लगाया जा सकता है या इस पे हेज कर सकता है। अगर तुमको लग रहा है कि मेरा इंडिया में जो इंटरेस्ट रेट है, रेपो रेट है, वो बढ़ने वाला है और मेरे को लोन लेना है, तो मैं आज ही बैंक के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लूंगा कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है लेकिन मेरे को इतने पे लोन लेना है तेरे से। क्या तुम कॉन्ट्रैक्ट करोगे? बैंक कॉन्ट्रैक्ट करेगा, करेक्ट। तो उसके अकॉर्डिंगली डेरिवेटिव्स आएंगे। सब हम एक एक चीज बहुत डिटेल में देखेंगे। और लास्ट अपना एक पार्ट आ जाएगा करेंसी डेरिवेटिव्स। करेंसी डेरिवेटिव्स जो मैंने तुमको बताया कि मेरे को सपोज करो 10 लाख डॉलर बाहर से आने, एक्सपोर्टर हूं, एक्सपोर्ट किया, गुड्स को एक्सपोर्ट किया, 10 लाख डॉलर मेरे को बाहर से मिलने वाले हैं। 10 लाख डॉलर मेरे को बाहर से मिलने वाले हैं, तो ये तो मेरे लिए रिस्क हो गया ना, रिस्क हो गया। अभी इसको, इस रिस्क को खत्म करना होगा तो मैं डॉलर को सेल करूंगा, रुपीस खरीदूंगा डॉलर को सेल करके। तो ये रिस्क मेरे को खत्म करना है, तो वो करेंसी डेरिवेटिव्स हो गए जो हम फॉरेक्स में बहुत डिटेल में उसको पढ़ेंगे। बोलो जी बोलो, यहां तक तुमको डन हुआ? फटाफट से बोल दो, यहां तक तुमको डन हुआ? बोलो। ये अपना पार्ट 1 जो बेसिक डेरिवेटिव्स का इंट्रोडक्शन है, ये अपना यहां खत्म होता है, जिसमें मैंने तुमको पूरा क्लियरली एक्सप्लेन किया कि भाई डेरिवेटिव्स होता क्या है, व्हाट आर डेरिवेटिव्स एग्जैक्टली। और डेरिवेटिव्स अगर तुम समझ जाओगे तो तुम आगे भी चीजों को समझते हुए चलोगे, आगे भी तुम चीजों को समझते हुए चलोगे। परफेक्ट है? जल्दी से बता दो यस और नो। क्लियर हुआ? सही है। तो डेरिवेटिव्स इतना ही था। आज मैं तुमको बस ये रिवाइज करा देता हूं, फिर नेक्स्ट क्लास अपने पार्ट 1 जो है फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स, वो बहुत डिटेल में स्टार्ट करेंगे और एक एक चीज को आगे लेते जाएंगे। सिंक करो आज जो हमने किया है इसको, ये पूरा बेस था। तुमने बोला कोई क्वेश्चन ही नहीं किया, बेस बिल्ड करो पहले, क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास से फुल फ्लेजेड चालू हो जाएगा, तो पता भी नहीं चलेगा कहाँ चालू होके खत्म भी हो जाएगा। देखो पार्ट 1 इंट्रोडक्शन या बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स का क्या मतलब होता है? डेरिवेटिव मतलब एनीथिंग विच डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम एनी अदर एसेट। ये डेरिवेटिव है क्या? हाँ ये डेरिवेटिव है बिल्कुल, राइट।
तो जैसे ज्वेलरी सेट हो गया वो डेरिवेटिव है। तो अब डेरिवेटिव्स है तो हम ट्रांजैक्शन में एंटर करते हैं, हमको रिस्क होता है कि भाई प्राइस बढ़ गया तो बायर को तो यही रिस्क हो गया, प्राइस बढ़ गया तो फिर वो एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेगा कि हम ज्वेलरी तुमको इतने ही प्राइस में खरीदेंगे और इतने महीने बाद हम ज्वेलरी खरीदेंगे इतने प्राइस में। कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गए। अब जब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गया तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट फिक्स हो गया, दैट कॉन्ट्रैक्ट इज अ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, और 3 महीने बाद ज्वेलरी ओनर जो है स्टोर ओनर वो हमको ज्वेलरी दे देगा और हम उसको पैसे दे देंगे उसके। तो ये अपना डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट बन गया पूरा। परफेक्ट। इसके बाद दो तरीके से पॉसिबल है, या तो ये डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट हो गया, या तो हम हेजिंग के लिए डेरिवेटिव्स में एंटर करते हैं रिस्क को खत्म करने के लिए, या स्पेक्यूलेशन के लिए, मतलब हम पैसे कमाने के लिए हम डेरिवेटिव्स में एंटर करते हैं। हेजिंग के लिए अगर हम एंटर करते हैं तो नॉर्मली वो फिजिकल सेटलमेंट होगा, क्योंकि वो तो एक कॉन्ट्रैक्ट है, हमको कुछ खरीदना है, हमको कुछ बेचना है, उसके लिए हम एंटर करेंगे। तो अगर हमको ज्वेलरी खरीदना है तो हम उसके लिए एंटर करें, तो ज्वेलरी खरीदना है ना बाबा, हम थोड़ी ना उससे ज्वेलरी का पैसा लेंगे, हमको ज्वेलरी खरीदना है इसलिए हमने एंटर करा है, वो पर्पस ही वही है उधर, तो इसीलिए वहां फिजिकल सेटलमेंट होता है। हमने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करा, 3 महीने बाद जो कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस था, जो डिसाइडेड प्राइस था, वो प्राइस हमने पे किया और उससे ज्वेलरी का डिलीवरी ले लिया, उससे हमने ज्वेलरी खरीद लिया। परफेक्ट हुआ वो। तो दिस इज नोन एज फिजिकल सेटलमेंट, और वहां नोशनल गेन या लॉस होता है। जो भी गेन लॉस होगा वो नोशनल होगा, वो रियल नहीं होगा, क्योंकि वहां पे तो फिजिकल सेटलमेंट हो जा रहा है ना, राइट। हाँ, रहा बात, हम स्पेक्यूलेशन के लिए भी डेरिवेटिव्स में एंटर कर सकते हैं। मतलब मेरा कोई पोजीशन नहीं है, मुझे कुछ खरीदना नहीं है, लेकिन मेरा व्यू है कि गोल्ड नीचे जाएगा, तो मैंने गोल्ड को सेल किया, आई एम द सेलर, और वानी बायर बन गई थी, वो बोली गोल्ड ऊपर जाएगा, तो हमने एक बेट लगा लिया कि देखते क्या होता है, कैश सेटलमेंट होगा। फिर कैश सेटलमेंट इस तरीके से होगा, एक्चुअल गेन और लॉस जो भी आता है वो हम सेटल करेंगे। हम पूरा सेटलमेंट नहीं करते हैं, सिर्फ जो डिफरेंस है ना, ओनली द गेन्स एंड लॉस, खाली उसी चीज का सेटलमेंट होता है। ओनली गेन्स एंड लॉस इज सेटल्ड। तो यहां पे तुम ऐसा लिख भी सकते हो, ओनली गेन्स एंड लॉसेस आर सेटल्ड इन कैश। कैश माने ऐसे नहीं कि अच्छा कच्चे में सेटल करेंगे, कैश देंगे, बैंक ट्रांसफर नहीं, कैश मतलब मनी, तुमको ऐसा समझने का है, ठीक है। फिर 3 टाइप के डेरिवेटिव्स पार्टिसिपेंट्स होते हैं, हेजर, स्पेक्यूलेटर, आर्बिट्राजर। हेजर बताया रिस्क को कम करता है, फट्टू होता है। स्पेक्यूलेटर जो है वो ग्रीडी लोग होते हैं, उसको पैसा कमाना है, कमाएगा, वो स्मार्ट लोग है, सोच के पैसा कमा रहा है, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती पैसा कमा रहा है। और आर्बिट्राजर जो है वो बड़े बड़े कंपनीज होते हैं जो मिस प्राइसिंग को डिटेक्ट करके पैसा कमाते हैं, जैसे ये एग्जांपल दिया तुमको, ठीक। एक में खरीदेगा, एक में बेच देगा, जो डिफरेंस है उसका पैसा कमाएगा, राइट। कॉन्ट्रैक्ट अपना इस तरीके का होता है, फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शन एंड स्वैप्स। फॉरवर्ड एंड फ्यूचर सेम टाइप का होता है, कैसे वो नेक्स्ट क्लास ही मैं तुमको बताऊंगा। और अंडरलाइंग एसेट्स पे डेरिवेटिव्स बनते हैं, इक्विटी डेरिवेटिव्स होते हैं स्टॉक इंडेक्सेस के ऊपर में, कमोडिटी डेरिवेटिव्स होते हैं गोल्ड, क्रूड ऑयल, एल्यूमिनियम, ये सब के ऊपर में। इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स भी होते हैं इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर में, हर एक कंट्री के गवर्नमेंट के ऊपर में इंटरेस्ट रेट, गवर्नमेंट यील्ड जो रहता है, गवर्नमेंट रेट, उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स बनता है। और करेंसी डेरिवेटिव्स होता है करेंसी के ऊपर में, यूएस डॉलर के ऊपर में होगा, यूरो के ऊपर में होगा, पाउंड के ऊपर में होगा, हर एक करेंसी के ऊपर में करेंसी डेरिवेटिव्स होगा। क्लियर है? क्लियर है? आई होप तुमको ये बेसिक्स क्लियर रहा होगा। नेक्स्ट क्लास हम जाएंगे और अपना ये जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 अपना होगा फॉरवर्ड एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। फॉरवर्ड एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, यहां हम सबसे पहले अभी जो हम इक्विटी डेरिवेटिव्स का बात करेंगे, अभी हम पूरा इक्विटी डेरिवेटिव्स, मेजर पार्ट तुम्हारा इक्विटी डेरिवेटिव्स ही है सिलेबस में। अगर तुम इक्विटी डेरिवेटिव समझ गए, देखो फंडा सब में सेम है, हाँ कोई एक ही तुमको समझना है, बाकी तुम अपने आप ही समझ जाओगे। तो अगर तुम अपने इक्विटी डेरिवेटिव्स पे फुल स्ट्रेस डालेंगे और इक्विटी डेरिवेटिव्स का अब अपने चालू करेंगे फॉरवर्ड एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, ये दोनों साथ में पढ़ना है। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग शुरू करेंगे फॉरवर्ड एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। डन है? डन है, डन है, डन है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, बाय बाय। चालू करेंगे फॉरवर्ड एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। बाय बाय, जय श्री श्याम, बाय बाय, गुड डे, टेक केयर।